BTTH डिसाइपल कैशबैक सिस्टम। अध्याय 461 एकांत से उभरना। रक्त के कुंड के तल पर उग्रलाल रोशनी से घिरा हुआ ज़ियाओ यी जियान ध्यान में चुपचाप बैठा था। जिस क्षण से वह अपने प्रशिक्षण अवस्था में प्रवेश कर रही थी, तब से लेकर अब तक उसने एक भी ब्रेक नहीं लिया था। गहरे ध्यान में लीन एक वृद्ध भिक्षु की तरह वह पूरी तरह से स्थिर रही, लगातार अपने आसपास की असीम ऊर्जा को अवशोषित करती रही। इस ऊर्जा का उपयोग उसकी मेरिडियन, हड्डियों, मांसपेशियों और यहाँ तक कि उसकी कोशिकाओं को शांत करने के लिए किया गया था। उसने एक पल के लिए भी आराम नहीं किया, लगातार अपने आसपास की प्रचुर रक्तलाल ऊर्जा को अवशोषित करती रही। इस तरह के जोरदार अवशोषण के साथ उसके शरीर के भीतर डूबी हुई तेजी से शक्तिशाली हो गया, एक गर्जन नदी की तरह उसके मेरिडियन से बह रहा था। समय तेजी से उड़ गया। पलक झपकते ही 3 दिन और बीत गए। ज्वालामुखी क्रेटर के भीतर स्वर्गीय पर्वत रक्तकुंड, जो कभी अपने किनारों से भरा हुआ था, एक उतले स्तर पर आ गया था। एक बार जीवंत लाल तरल भी फीका पड़ गया था, अब साधारण झील के पानी जैसा लग रहा था। इसकी ऊर्जा इतनी कम हो गई थी कि उसे पहचान पाना लगभग असंभव था। अजीब बात है, ऊर्जा पहले से ही इतनी कमज़ोर है कि उसे अवशोषित करना असंभव है। वह अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? क्रेटर के किनारे से बोलते हुए जिनशी ने भौहें सिकुड़ीं। अगर ऊर्जा को अब और अवशोषित नहीं किया जा सकता है, फिर भी वह अभी भी अंदर है। क्या ये हो सकता है? जिंगबू की नज़र अचानक रक्त के कुंड के तल की ओर मुड़ गई। उसकी आंखों में संदेह की झलक दिखाई दी। क्या ये हो सकता है कि उसने कुंड के तल पर स्थानिक अवरोध के नीचे छिपी ऊर्जा की खोज की हो? रक्त के कुंड के तल पर? असंभव, वहाँ एक अवरोध है। अगर वह उसमें प्रवेश करती तो हम उसे देख लेते। जिनशी ने अपना सिर हिलाया, जिंगबू के अनुमान को खारिज करते हुए। जिंगबू ने जिनशी की ओर देखा और सोच समझ कर कहा, कुलपति, क्या आप उस महिला की स्थानिक तकनीकों को भूल गए हैं, जब उसने हमारी सुरक्षा को तोड़ दिया था? क्या ये हो सकता है? जिनशी के हाव भाव बदल गए। क्या उसने वाकई रक्त के कुंड के तल पर स्थानिक अवरोध की खोज की और उसमें प्रवेश करने के लिए हमारी इंद्रियों को चकमा दिया? लेकिन वहाँ आग का जहर कुछ ऐसा है जिसे हम भी अवशोषित करने की हिम्मत नहीं कर सकते। एक इंसान इसे कैसे संभाल सकता है? कुलपति, चलो नीचे चलते हैं और देखते हैं, जिंगबू ने सुझाव दिया। ठीक है, जिनशी ने जिंगबू के विचार से सहमति जताते हुए सिर हिलाया। अगले ही पल दोनों ज्वालामुखीय गड्ढे में कूद गए और तेजी से नीचे की ओर उतर गए। हालांकि जैसे ही वे कई 100 मीटर नीचे उतरे, अचानक पूल की सतह से 10 मीटर से अधिक ऊंचा एक विशाल जलस्तंभ फूट पड़ा। अच्छा नहीं, बाधा नष्ट हो गई है। जैसे ही विशाल जलस्तंभ ऊपर की ओर बढ़ा, जिनशी और जिंगबू दोनों ने तुरंत महसूस किया कि स्थानिक बाधा टूट रही है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतने लंबे समय तक वहां रही, जिनशी ने सोचा। जबकि रक्तकुंड का तल एक खजाना था, उनके कबीले ने कभी इसकी ज्यादा परवाह नहीं की थी, क्योंकि भक्षण करने वाले गोल्ड माउस जनजाति का कोई भी व्यक्ति वहां की ऊर्जा को अवशोषित नहीं कर सकता था। दोनों की चौकस निगाहों के सामने विशाल जल स्तंभ अपने शिखर पर पहुंच गया और एक जोरदार गर्जना के साथ फट गया। आसमान से पानी की विशाल बूंदें गिरी, जिससे बारिश का एक अंतहीन पर्दा बन गया जो स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ता हुआ प्रतीत हो रहा था। ज्वालामुखी क्रेटर में कुछ हो रहा है। इस हंगामे ने तुरंत नालन यानरान और उसके साथियों का ध्यान आकर्षित किया। बिना देर किए वे चारों पत्थर के मंडप से बाहर निकले और क्रेटर के किनारे की ओर दौड़े। नीचे की ओर देखते हुए उन्होंने ज्वालामुखी क्रेटर के भीतर बारिश के पर्दे को देखा, जो किसी अदृश्य हाथ से अलग हुआ लग रहा था। एक स्पष्ट और सीधा रास्ता खुल गया बारिश के बीच, स्वर्ग की ओर बढ़ते हुए। अलग हुए बारिश के पर्दे के बीच साधारण सफेद वस्त्र पहने एक आकृति धीरे धीरे उभरी। उसके पैर हल्के से शून्य पर कदम रख रहे थे। उसके शरीर से एक जबरदस्त आभा निकल रही थी, जिसने सभी के दिलों को कांपने पर मजबूर कर दिया। वरिष्ठ बहन जियान आखिरकार बाहर आ गई है। इस बार उसकी ताकत पहले से भी ज्यादा है, नालन यानरान ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि उसने नीचे शून्य से ऊपर उठती हुई सफेद वस्त्र वाली आकृति को देखा। क्या ये हो सकता है कि वह डू वेनेरेट दायरे में घुस गई है? हान यू ने विस्मय में अनुमान लगाया। हान यू की अटकलों को सुनकर ज़ियाओ यिन मुस्कुराए और अपना सिर हिलाया। अभी नहीं, बहन जियान की वर्तमान साधना 9 सितारा डू पूर्वज स्तर के शिखर पर है। हालांकि उसे डू वंदना क्षेत्र में प्रवेश करने के करीब होना चाहिए। शीर्ष डू पूर्वज। इस समय ज़ियाओ यी जियान से निकलने वाली अनियंत्रित आभा ने जिनशी और जिंगबू दोनों को बेचैनी का एहसास कराया। अल्पविराम। रक्तकुंड की गहराई से निकलते हुए ज़ियाओ यी जियान सीधे उस स्थान की ओर उड़ गया जहां नालन यानरान और अन्य खड़े थे, जिनशी और जिंगबू को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए, जो बहुत ऊपर नहीं थे। इस व्यक्ति की पृष्ठभूमि वास्तव में दुर्जेय है। स्वर्गीय पर्वत रक्तकुंड के तल पर अग्निविष इतना घातक था, फिर भी वह बिना किसी चोट के बाहर आ गई। जिंगबू ने टिप्पणी की, उसका चेहरा आशंका से भर गया। वास्तव में, जिनशी ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। उसकी वर्तमान शक्ति के साथ वह बूढ़ा राक्षस फीतियान भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता।
हम उसे बिल्कुल भी नहीं उकसा सकते। इस समय जियो यी जियान की असली शक्ति को देखने के बाद जिनशे और जिंगू ने उसके स्वर्गीय पर्वत रक्तकुंड के अवसरों पर कब्जा करने के मामूली मुद्दे के बारे में किसी भी विचार को पूरी तरह से खारिज कर दिया था। वरिष्ठ बहन जियान को उसकी साधना को आगे बढ़ाने के लिए बधाई। ज्वालामुखीय गड्ढे के किनारे पर जैसे ही जियो यी जियान पहुंची, नालन यानरान और हान यू ने एक साथ बधाई दी। जियो यी जियान ने उनकी ओर देखा और तुरंत उनके साधना स्तरों में बदलाव को देखा। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, आपने भी महत्वपूर्ण प्रगति की है। इस बार हम सभी ने बहुत कुछ हासिल किया है। हान यू ने एक फीकी मुस्कान के साथ धीरे से कहा, स्वर्गीय पर्वत रक्तकुंड की यात्रा आखिरकार खत्म हो गई है। इसके बाद वरिष्ठ बहनों, चलो एक साथ हान परिवार के पास चलते हैं। मास्टर और मार्शल आंटी वहाँ हमारा इंतजार कर रहे हैं। मम्मा, मुझे वाकई मास्टर और मार्शल आंटी की याद आ रही है। जियो यी जियान और नालन यानरान ने एक स्वर में सिर हिलाते हुए सहमति जताई। इसके बाद जियो यी जियान की नज़र दूर खड़े जिनशे और जिंगू पर पड़ी। सब बातों पर विचार करने के बाद मैंने इस बार गोल्ड डिवोरिंग माउस कबीले के अवसर का लाभ उठाया है। चूंकि ये दोनों अग्निविष से पीड़ित हैं, इसलिए मुझे क्षतिपूर्ति के रूप में इसे निकालने में उनकी मदद करनी चाहिए। जियो यी जियान ने धीरे से आह भरी। उस विचार को ध्यान में रखते हुए उसने जिनशे और जिंगू को पुकारा, क्या तुम दोनों अपने शरीर में मौजूद अग्निविष को निकालना चाहते हो? अग्निविष को निकालो। जियो यी जियान की चीख सुनकर जिनशे और जिंगू क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए, फिर उनके चेहरे खुशी से चमक उठे। अगले ही पल उनकी आकृतियां चमक उठीं और वे तेजी से जियो यी जियान और उसके साथियों के सामने आ गए। मिस, क्या तुम कह रही हो कि तुम अग्निविष को निकालने में हमारी मदद करने को तैयार हो? जिनशे ने पूछा, उसकी आवाज़ उत्साह से भरी हुई थी। हाँ, आपके शरीर में मौजूद अग्निविष को निकालना बहुत मुश्किल नहीं है। इसे आपके स्वर्ण भक्षण करने वाले चूहे कबीले के अवसर का उपयोग करने के लिए मुआवजा समझें। जियाओ यी जियान ने धीरे से उत्तर दिया। हाँ, अगर मिस हमारे लिए अग्निविष को हटा सकती हैं, तो हमारा स्वर्ण भक्षण करने वाला चूहा कबीला हमेशा आपकी दयालुता को याद रखेगा। जिनशे ने गहरी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा, जैसे ही उसने अपने हाथों को जियाओ यी जियान की ओर बढ़ाया। जियाओ यी जियान ने थोड़ा सिर हिलाया। फिर उसने एक सफ़ेद कागज़ की शीट निकाली और जल्दी से कुछ सामग्री लिख ली। जाओ और तुरंत ये जड़ी बूटियां इकट्ठा करो, मुझे थोड़ी देर में इनकी ज़रूरत पड़ेगी। अध्याय 462, अग्निविष को हटाना। क्या ये विष हैं? जिनशे ने जियाओ यी जियान द्वारा दी गई सामग्री की सूची को देखा तो वह स्तब्ध रह गया। सूचीबद्ध वस्तुओं में से 80% से अधिक अत्यधिक विषैले पदार्थ थे। ये सही है, जियाओ यी जियान ने शांति से उत्तर दिया। जिनशे के संदेहपूर्ण स्वर के बावजूद उसकी अभिव्यक्ति स्थिर थी। मैंने आपके शरीर में अग्निविष का इलाज करने के लिए जो तरीका तैयार किया है, वह विष का मुकाबला करने के लिए विष का उपयोग करना है, विनाश के माध्यम से अग्निविष को बेअसर करना। वास्तव में ऐसी कई और विषैली वस्तुएं हैं जिन्हें मैंने नहीं लिखा है। तियानमू पर्वत श्रृंखला में पाई जाने वाली कोई भी विषैली वस्तु एकत्र की जा सकती है। विषैले पदार्थों की मात्रा जितनी अधिक होगी, मुझे आपके शरीर से अग्निविष को हटाने में उतना ही अधिक विश्वास होगा। जैसे ही जिनशे ने जियाओ यी जियान के चेहरे की जांच की, उसका संदेह धीरे धीरे कम हो गया। बहुत बढ़िया, अगर ऐसा है मिस, तो कृपया थोड़ी देर के लिए यहाँ तियानमू पर्वत पर आराम करें। मैं जल्दी से कबीले को जहर इकट्ठा करने का निर्देश दूंगा। जिनशे ने गंभीरता से कहा। आगे बढ़ो और तैयारी करो। जियो यी जियान ने अपने हाथ की एक उपेक्षापूर्ण लहर के साथ उत्तर दिया, उसका स्वर गंभीर था। अगले ही पल जिनशे और जिंगू प्रकाश की लकीरों में बदल गए और ज्वालामुखीय गड्ढे के पास के क्षेत्र से तेजी से निकल गए, पहाड़ से नीचे की ओर बढ़ रहे थे। उनके जाने के बाद नालन यानरान ने उत्सुकता से पूछा, वरिष्ठ बहन जियान, क्या आपने उन्हें जो जहर इकट्ठा करने के लिए कहा था, वह वास्तव में अग्निविष के उपचार के लिए है? उसका सवाल सुनकर जियो यी जियान हंस पड़ी। बिल्कुल नहीं, जहर बस थोड़ा अतिरिक्त था। केवल सूचीबद्ध सामग्री ही वास्तव में उनके लिए उपयोगी है। जियो यी जियान का तर्क सीधा था। जब वह उन्हें अग्निविष को हटाने में मदद कर रही थी, अगर उसने उन्हें अपने निजी इस्तेमाल के लिए जहर इकट्ठा करने के लिए कहा होता, तो वे बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो जाते। लेकिन जियाओ यी जियान ने उनके लिए इसे इतना आसान नहीं बनाने का फैसला किया। तो यही तो सीनियर सिस्टर का मतलब था। उसकी व्याख्या सुनकर नालन यानरान और हान यू दोनों हंस पड़े। लगभग 3 घंटे बाद जिनशे और जिंगू पहाड़ की चोटी पर वापस लौटे। उन्होंने सूची में दी गई सभी सामग्री के साथ साथ बड़ी मात्रा में जहरीले पदार्थ भी इकट्ठा किए। मिस, हमने आपकी मांगी गई सभी चीज़ें इकट्ठा कर ली हैं। इसके अलावा हमने वे सभी जहर भी ला दिए हैं जो हमारे गोल्ड डिवोरिंग माउस कबीले ने वर्षों से इकट्ठा किए हैं। जिनशे ने जियाओ यी जियान के सामने कई बड़ी उभरी हुई बोरियां रखीं। आपकी कार्यकुशलता काफ़ी प्रभावशाली है, जियाओ यी जियान ने संतुष्टि में सिर हिलाते हुए टिप्पणी की, क्योंकि उसने जहर की थैलियों को देखा।
फिर उसने कहा, अगले, मैं आपके शरीर में आग के जहर को निकालने के लिए औषधि तैयार करूंगी। कृपया अभी के लिए एक तरफ हट जाएं। हाँ, जियो यी जियान के अनुरोध को सुनकर जिंगबू हिचकिचाया, उसकी आंखों में चिंता झलक रही थी। उसे अचानक चिंता हुई कि वह सब कुछ लेकर चली जाएगी। चलो चलते हैं। मिस को औषधि तैयार करते समय परेशान मत करना, जिनशे ने दृढ़ता से कहा। बिना किसी संदेह के जिंगबू को दूर खींच लिया। जब वे चले गए तो जियाओ यी जियान ने जल्दी से जहर इकट्ठा किया और फिर सूचीबद्ध सामग्री के साथ काम करना शुरू कर दिया। उसने अपनी लपटें प्रज्वलित की और सावधानी से औषधि को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। सामग्री केवल सहायक दवा के लिए थी, इसलिए प्रक्रिया बहुत जटिल नहीं थी। जल्द ही एक एक करके जड़ी बूटियां जियाओ यी जियान के हाथों में औषधीय सार में परिष्कृत हो गईं। इन सार को फिर कुशलता से एक लाल तरल में मिलाया गया। आप अब वापस आ सकते हैं। जियाओ यी जियान की आवाज़ पहाड़ की चोटी पर गूंज उठी, जो दूर से जिनशे और जिंगबू तक पहुंची। पहले ही हो चुका है? जिंगबू ने आश्चर्य से पूछा। दोनों अभी अभी शिखर के किनारे पर पहुंचे थे और प्रतीक्षा करने के लिए बैठने वाले थे। चलो चलते हैं, इस बारे में ज्यादा मत सोचो, जिनशे ने अपनी सारी उम्मीदें जियाओ यी जियान पर टिकाते हुए कहा। उनके शरीर में छिपे हुए अग्निविष के घावों को पहचानने की उसकी क्षमता के आधार पर वह स्पष्ट रूप से कम छठी कक्षा की कीमियागर थी। ... तुम यहाँ हो, बैठ जाओ, जियाओ यी जियान ने शांति से कहा। जिनशे और जिंगबू के वापस आने पर उसने अपना हाथ ऊपर उठाया। समझ गया। उसकी बातें सुनकर दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और तुरंत जमीन पर क्रॉस लेग करके बैठ गए। इसे पी लो। जैसे ही वे बैठे, जियाओ यी जियान ने लाल तरल को 2 भागों में विभाजित किया जिसे उसने अभी अभी परिष्कृत किया था और उन्हें जिनशे और जिंगबू की ओर धकेल दिया। इतने सारे जहरीले पदार्थ और इससे केवल इतना सा तरल निकला। और जहर से परिष्कृत कुछ पीना, क्या हम वाकई ठीक होने जा रहे हैं? यहाँ तक कि जिनशे, जो आमतौर पर दृढ़ निश्चयी होती हैं, को भी इस समय थोड़ी हिचकिचाहट महसूस हुई। मुझ पर भरोसा नहीं है। ठीक है, तो भूल जाओ, जियाओ यी जियान ने लाल तरल को डालने के लिए अपना सिर हिलाते हुए कहा। जुआ खेलना। जियाओ यी जियान के नियंत्रण से बाहर निकलते ही लाल तरल को जमीन की ओर गिरते हुए देखकर जिनशे ने एक पल में ही निर्णय ले लिया। अपना मुंह खोलकर उसने एक सक्शन फोर्स छोड़ा जिसने तरल के एक हिस्से को उसके मुंह में खींच लिया। उसी समय दूसरे हिस्से को उसकी ऊर्जा ने धीरे से निलंबित कर दिया और जिंगबू की ओर भेज दिया। मिस, कृपया उपचार जारी रखें, जिनशे ने गंभीरता से कहा, उसका स्वर तत्परता से भरा था। ये देखकर जिंगबू ने अपने दांत पीस लिए और बिना किसी हिचकिचाहट के लाल तरल निगल लिया। इसके तुरंत बाद दोनों बुजुर्गों को अपने शरीर में तीव्र गर्मी महसूस होने लगी। औषधीय शक्ति अंदर घुस गई, अग्निविष को उत्तेजित किया और उनके सिस्टम के भीतर इसके स्थानों को उजागर किया। इस महत्वपूर्ण क्षण में जियाओ यी जियान ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी आत्मा शक्ति को बढ़ाया। रक्तकुंड के तल पर बिताए समय ने न केवल उसके शरीर को परिष्कृत किया था, उसकी आत्मा भी कठोर हो गई थी। अब उसकी आत्मा की शक्ति पहले से कहीं अधिक दुर्जेय थी। जब दोनों बुजुर्गों ने विशेष तरल का सेवन किया तो जियाओ यी जियान उनके शरीर के भीतर अग्निविष के वितरण को स्पष्ट रूप से पहचान सकता था। अपना मुंह खोलो, ये थोड़ा दर्द देगा, इसलिए तैयार रहो, जियाओ यी जियान ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा। फिर उसने अपनी आत्मा शक्ति से सावधानीपूर्वक घिरे बैंगनी लौ की एक किरण को छोड़ा और इसे उनके शरीर में निर्देशित किया। हालांकि बैंगनी लौ अपने आप में अत्यधिक जहरीली थी, लेकिन इसमें अन्य विषाक्त पदार्थों को भस्म करने का अनूठा गुण भी था। जियो यी जियान के सटीक नियंत्रण में ज्वाला ने अपनी विषाक्तता को नहीं छोड़ा, बल्कि अग्निविष से दूषित बुजुर्गों के शरीर के भीतर के क्षेत्रों की तलाश की और उसे भस्म करना शुरू कर दिया। सिजल, ये प्रक्रिया जिनशे और जिंगबू के लिए कष्टदायी थी। अग्निविष ने न केवल उनके मांस पर आक्रमण किया था, बल्कि उनकी अस्थि मज्जा में भी घुस गया था, जिससे निष्कर्षण प्रक्रिया पीड़ादायक हो गई थी। 10 मिनट बाद दोनों बुजुर्ग पसीने से लथपथ थे, उनके चेहरे पीले पड़ गए थे और उनके शरीर गिरने के कगार पर थे। अपनी अव्यवस्थित स्थिति के बावजूद वे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि अग्निविष, जो उनकी हड्डियों में गहराई से समा गया था, धीरे धीरे हटाया जा रहा था। उनके शरीर के भीतर छिपे हुए खतरे धीरे धीरे समाप्त हो रहे थे। अपना मुंह खोलो। कई मिनट बाद जैसे ही जिनशे और जिंगबू बेहोश होने वाले थे, उनके कानों में एक ठंडी आवाज़ गूंजी। आवाज़ सुनकर दोनों ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत अपना मुंह खोल दिया। उनके मुंह से बैंगनी लपटें तेजी से उनके शरीर से बाहर निकल गईं। ओह! जैसे ही लपटें उनके शरीर से बाहर निकलीं, उनका भयानक दर्द कम हो गया। जिनशे ने गहरी सांस ली, राहत की सांस ली। धन्यवाद, मिस। ये दयालुता का कार्य गोल्ड डिवोरिंग माउस कबीले द्वारा कभी नहीं भुलाया जाएगा। अगर आपको कभी हमारी सहायता की आवश्यकता हो तो बस तियानमू पर्वत श्रृंखला में आएं और मैं, जिनशे, आपकी बात मानूंगा। जमीन पर क्रॉस लेग करके बैठे जिनशे ने गंभीरता से जियाओ यिक्सियन को प्रणाम किया, उनकी आवाज़ कृतज्ञता से भरी हुई थी।
वह अपने शरीर के भीतर बदलाव महसूस कर सकता था। एक लंबे समय से चली आ रही पीड़ा आखिरकार मिट गई थी, जिससे वह बहुत प्रभावित हुआ। पास में खड़े जिंगबू ने भी जिनशी के कामों को दोहराया और उतनी ही ईमानदारी से जियो यिक्सियन के प्रति आभार व्यक्त किया। उनके धन्यवाद के जवाब में जियो यिक्सियन ने बेपरवाही से अपना हाथ हिलाया। जब भविष्य आएगा तो उसके बारे में बात करेंगे। ऐसा कहकर वह नलन यानरान, हान यू और अन्य लोगों की ओर मुड़ी, जो पास में चुपचाप इंतजार कर रहे थे। मुस्कुराते हुए उसने कहा, चलो चलें। एट नोवेल्बन एट। ठीक है। नलन यानरान, हान यू और अन्य लोगों ने सिर हिलाया, फिर तेजी से जियो यिक्सियन का पीछा करते हुए तियानमू पर्वत श्रृंखला से निकल गए। सुरक्षित यात्रा। महिलाओं। समूह को दूर तक गायब होते देख जिनशे और जिंगबू ने गहराई से सिर झुकाया। उनकी गंभीर आवाजें पर्वत शिखर पर गूंज रही थीं। ऊर्जा ज्वार के खत्म होने के साथ तियानमू पर्वत श्रृंखला में बहुत अधिक घना कोहरा छंट गया था। जियो यिक्सियन के समूह की तेज गति के कारण वे जल्दी से पहाड़ों से बाहर निकल गए। हान यू के नेतृत्व में नक्शे देखने की कोई जरूरत नहीं थी। तियानमू पर्वत श्रृंखला से बाहर निकलने के बाद वे सीधे तियानबेई शहर की ओर बढ़ गए। जियो यिक्सियन के समूह के जाने के 2 दिन बाद तियानमू पर्वत श्रृंखला में गोल्ड डिवोरिंग माउस कबीले के इलाके में एक अप्रत्याशित अतिथि आया। जिनशी, तुम साहसी हो गए हो, इतनी लापरवाही से काम करने की हिम्मत कर रहे हो। तियानमू पर्वत के ऊपर आसमान से एक गरजती हुई बूढ़ी आवाज गूंजी, जो भारी दबाव से भरी हुई थी। गोल्ड डिवोरिंग माउस कबीले के कमजोर सदस्य डर से कांप उठे। गुस्से से भरी आवाज के जवाब में एक छोटी सी आकृति पहाड़ पर एक निश्चित स्थान से तेजी से हवा में उससे मिलने के लिए उड़ी। आसमान में जिनशी से लगभग 100 मीटर की दूरी पर चांदी से लदी एक आकृति खड़ी थी। चांदी की आकृति की सही उम्र का पता लगाना मुश्किल था। हालांकि उसका चेहरा जवान दिख रहा था, लेकिन उसके बालों में सफ़ेद धारियां थीं, जो उम्र का संकेत दे रही थीं। सबसे ज्यादा आकर्षक उसकी चांदी की पुतलियां थीं, एक बहुत ही दुर्लभ विशेषता। जिनशी ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, अपने सामने चांदी की आकृति को घूरते हुए। गहरी आवाज में उसने कहा, फेई तियान, तुम जैसे बूढ़े बूढ़े को तियानमू पर्वत पर क्या लाया है? जिनशे, अज्ञानता का दिखावा करना बंद करो। तुमने मनमाने ढंग से स्वर्गीय पर्वत रक्तकुंड के लिए कोटा कम करने की हिम्मत की। क्या तुम मेरे पवन और वज्र मंडप को मूर्ख समझते हो? यह आरोप सुनकर चांदी के बालों वाला आदमी फेई तियान गुस्से से घूरने लगा। फेई तियान, मेरी निंदा करना बंद करो। स्वर्गीय पर्वत रक्तकुंड कोटा हमेशा नियमों के अनुसार प्रबंधित किया गया है। जिनशी ने दृढ़ता से जवाब दिया। तो फिर उन 5 को परीक्षणों को दरकिनार करके जल्दी पहाड़ की चोटी पर पहुंचने की अनुमति क्यों दी गई? परीक्षणों में जल्दी प्रवेश पर रोक लगाने के लिए कभी कोई समझौता नहीं हुआ। इसके अलावा परीक्षणों को पास करने से स्वर्गीय पर्वत रक्तपूल में एक स्थान की गारंटी नहीं मिलती। ठीक है, बहुत बढ़िया। जिनशे, ऐसा लगता है कि तुम्हारा सोना खाने वाला चूहा कबीला पिछले कुछ सालों में बहुत सहज हो गया है। जैसे ही दोनों हवा में बहस कर रहे थे, तनाव तेजी से बढ़ गया। अगले ही पल फी तियान की हथेली में बिजली चमकी, जिससे उसकी जगह कई चांदी की छवियां बन गईं। जिनशे, जो फी तियान को ध्यान से देख रहा था, ने अचानक अपना हाथ पीछे की ओर घुमाया। बूम! जिनशे के पीछे से एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ, जिससे उसका शरीर बार बार प्रभाव से पीछे हटने को मजबूर हो गया। फी तियान, तुम बूढ़े लोमड़ी, पिछले कुछ सालों में तुम्हारी ताकत में बहुत सुधार हुआ है। कुछ दूरी बनाते हुए जिनशे की निगाहें फी तियान को घूरते हुए सावधानी से रंगी हुई थीं। हालांकि यहाँ अकेले आना सोना खाने वाले चूहा कबीले का अपमान है। जिनशे की अभिव्यक्ति क्रूर हो गई और उसने एक अजीब सी चीख निकाली। जिनशे की अजीब चीख के साथ अनगिनत सोना खाने वाले चूहे पहाड़ की चोटी की ओर बढ़ गए। जिंगबू ने हजारों चूहों का नेतृत्व किया और पहाड़ के अन्य हिस्सों से चूहों की ऐसी ही लहरें हजारों की संख्या में उभरी, जिससे कृंतकों का एक विशाल ज्वार बन गया। चलो देखते हैं कि तुम दोनों अब साथ मिलकर क्या करने में सक्षम हो। नीचे चूहों की भारी भीड़ को देखकर फेई तियान ने पीछे हटने का कोई इरादा नहीं दिखाया। एक ठंडी हंसी के साथ उसने अपना शरीर हिलाया। उसके भीतर से चमकती हुई बिजली चमकी, जो चमकदार और तीव्र थी। जैसे ही गरज के साथ रोशनी बढ़ी, ऊपर के बादल काले पड़ने लगे और आसमान में चांदी की बिजली की हल्की धारियां चमकने लगीं। ये बूढ़ा लोमड़ी वास्तव में उस स्तर पर पहुंच गया है जहां उसकी युद्ध आभा स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा के साथ प्रतिध्वनित हो सकती है। जिनशे की अभिव्यक्ति और भी सतर्क हो गई, क्योंकि उसने फेई तियान से निकलने वाली आभा को देखा। उसकी चौकस निगाह के नीचे फी तियान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। बिजली की चमक के साथ पूरी तरह से गड़गड़ाहट से बना एक लंबा भाला उसकी मुट्ठी में जम गया और हिंसक रूप से चटकने लगा। भाला कांप उठा, जिससे आसपास की जगह में लहरें उठने लगीं। अगले ही पल फी तियान ने भाला छोड़ा, जो भारी गड़गड़ाहट के साथ आगे बढ़ा, हवा में एक तेज फुफकार के साथ फट गया।
ये देखकर जिनशे और जिंगू ने सेना में शामिल होकर फीतियान के वज्र भले को रोकने के लिए अपने सामने युद्ध आभा का एक विशाल ऊर्जा क्षेत्र बनाया। धमाका! इस जोरदार टक्कर के परिणामस्वरूप भला और ऊर्जा क्षेत्र दोनों नष्ट हो गए। विस्फोटक शॉकवेव पूरे पर्वत शिखर पर फैल गई, जिससे कमजोर सोना भक्षण करने वाले चूहे तीव्र ऊर्जा के कारण फट गए। लानत है! जिनशे ने गुस्से से दहाड़ लगाई, उसकी आंखें लाल हो गईं क्योंकि उसने पर्वत शिखर पर हुए नुकसान को देखा। योद्धाओं, रक्षात्मक गठन बनाओ! उसके आदेश पर तियानमू पर्वत के पार सोने को खाने वाले चूहों ने एक जटिल तरीके से अपनी युद्ध आभा को एकजुट करना शुरू कर दिया। उन्होंने एक भयानक संरचना बनाई, ऊर्जा हमलों की लहरें छोड़ी जो फीतियान पर निर्देशित मूर्ख ध्वनि तरंगों की तरह थीं। धमाका! धमाका! आसमान में फीतियान ने इनमें से दर्जनों हमलों को रोका, लेकिन जिनशे और जिंगू के संयुक्त हमले का सामना करने पर संघर्ष किया। जिनशे, आपकी ताकत पिछले कुछ सालों में कमज़ोर हो गई है। अब मुझे मुश्किल से बराबरी करने के लिए आप दोनों की ज़रूरत है। अगर आप लापरवाही से काम करना जारी रखते हैं तो आपके कबीले का विनाश दूर नहीं है। फीतियान, यह महसूस करते हुए कि लड़ाई को लंबा खींचने से उसे कोई फायदा नहीं होगा, उसने तियानमू पर्वतों को छोड़ते हुए गठन के हमलों की सीमा से परे जाकर उपहास किया और पीछे हट गया। विलुप्ति! कबीले के नेता, क्या फीतियान का मतलब है कि थंडर वेनेरेबल इस मामले में भी हस्तक्षेप कर सकता है? जिंगू ने चिंतित होकर पूछा। ये सुनकर जिनशे ने अपना सिर हिलाया। मुझे ऐसा नहीं लगता। स्वर्गीय पर्वत रक्तकुंड केंद्रीय मैदानों के प्रमुख गुटों के बीच साझा किया जाता है। यदि थंडर वेनेरेबल हस्तक्षेप करते हैं तो ये कुछ बहुत बड़ा संकेत होगा। वे इस तरह के तुच्छ मामले पर इस नाजुक संतुलन को बिगाड़ने का जोखिम नहीं उठाएंगे। केंद्रीय मैदानों में तियानबेई शहर के ठीक बाहर जियाओ यिक्सियन और उसका समूह कई दिनों से यात्रा कर रहा था और आखिरकार अपने गंतव्य के करीब पहुंच गया था। वरिष्ठ बहनों, आगे तियानबेई शहर है। हवा में उड़ते हुए हान यू ने उत्साह से ऊंची शहर की दीवारों की ओर इशारा किया जो धीरे धीरे दिखाई दे रही थीं। ये सुनकर जियाओ यिक्सियन को कुछ याद आया और उसने हान यू की ओर रुख किया। जूनियर सिस्टर हान यू, क्या आप हमें ये बता सकती हैं कि मास्टर कहाँ स्थित हैं? हम सीधे उन तक पहुंचने के लिए शून्य स्थान का उपयोग करेंगे। जियाओ यिक्सियन समझ गई कि उसके गुरु बूहे को बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करना पसंद नहीं है। चूंकि उनके समूह में कई युवा व्यक्ति शामिल थे, इसलिए एक साथ शहर में उड़ना निस्संदेह बहुत ध्यान आकर्षित करेगा। इससे बचने के लिए उसने हान यू से गुहे के निवास का अनुमानित स्थान बताने के लिए कहा। हान यू ने जियाओ यिक्सियन के शब्दों पर सिर हिलाया और तुरंत स्थान याद करना शुरू कर दिया। ये होना चाहिए, शहर के द्वार से आगे प्रवेश करने के बाद उत्तर की ओर जाएं। हान यू के विवरण को सुनने के बाद जियाओ यिक्सियन ने अपनी सुंदर भुजा को फैलाया और हवा में एक कोमल स्वाइप किया। तुरंत उनके सामने एक गहरा काला स्थानिक दरार दिखाई दिया। एक चोटी 9 सितारा डू जोंग की अपनी वर्तमान ताकत के साथ स्थानिक हेरफेर में पारंगत एक डूजून विशेषज्ञ जियाओ यिन के साथ उसके लगातार शून्य स्थान के पारगमन के साथ जियाओ यिक्सियन का स्थानिक बलों पर नियंत्रण अधिकांश चोटी डू जोंग से आगे निकल गया। वह नए उन्नत डूजून विशेषज्ञों की स्थानिक महारत के करीब भी पहुंच रही थी। इस प्रकार शून्य स्थान तक पहुंचने के लिए एक स्थानिक दरार को खोलना उसके लिए बहुत मुश्किल नहीं था। हालांकि केवल दरार बनाना ही सुरक्षित पारगमन के लिए पर्याप्त नहीं था। शून्य के भीतर विभिन्न स्थानिक छापों और अन्य जटिल गुणों को प्रबंधित करने की भी आवश्यकता थी। जियाओ यिन, अब ये तुम्हारे ऊपर है। स्थानिक दरार को खोलने के बाद जियाओ यिक्सियन ने जियाओ यिन को आवाज लगाई। इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। जियाओ यिन मुस्कुराए और सिर हिलाया। उसने जल्दी से कई जटिल हाथ की मुहरें बनाई, जिससे भारी मात्रा में चांदी की ऊर्जा निकली जिसने हान यू, नालन यानरान और बैंगनी दानव कोंडोर को घेर लिया। हान परिवार की संपत्ति में हान यू और हान जू के छोटे से आंगन में पिछले कुछ महीनों में परिवेश में काफी बदलाव आया था। कई व्यवस्थाएं हान यू द्वारा गुहे से उधार लिए गए विचारों से प्रेरित थीं। वे आखिरकार यहाँ आ रहे हैं। एक बेडरूम के अंदर गुहे, जो ध्यान कर रहा था, ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उसकी इंद्रियों ने 60Z टोकन के दृष्टिकोण को तेजी से उसके स्थान के करीब आते हुए देखा था। बिना किसी हिचकिचाहट के वह उठा, दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। जैसे ही गुहे बाहर आया, आंगन के बीच का स्थान हिंसक रूप से विकृत होने लगा। कुछ क्षण बाद 5 आकृतियां मुड़ी हुई शून्यता से बाहर निकलीं। उसी समय गुहे के पीछे युन प्रकट हुआ। जियान, एयर मास्टर और मालकिन को नमस्कार करता है। यानरान मास्टर और मालकिन को नमस्कार करता है। हान यू मास्टर और मालकिन को नमस्कार करता है। मास्टर और मालकिन को नमस्कार। समूह, जो शून्यता से बाहर निकल रहा था, गुहे और युन को एक साथ खड़े देखकर बहुत खुश हुआ। उन्होंने तुरंत गहरा प्रणाम किया, उनके चेहरे खुशी से भर गए। गुहे और युन ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया और स्वीकृति में सिर हिलाया। फिर नालन यानरान और जियाओ यिक्सियन उनके पास दौड़े और उत्सुकता से हाल ही में हुई हर बात को याद किया।
जब नालन यानरान और जियाओ यिक्सियन को पता चला कि युन युन गर्भवती है तो उनकी खुशी की कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने युन युन को घेर लिया, उत्साह से बातें की और यहाँ तक कि मजाक भी किया कि अजन्मे बच्चे के लिए कौन सा नाम सबसे अच्छा रहेगा। ऐसा लगता है कि इस बार आप सभी ने बहुत कुछ हासिल किया है। बातचीत के एक दौर के बाद गूहे की नज़र जियाओ यिक्सियन और अन्य लोगों पर पड़ी और उन्होंने तुरंत साधना में उनकी प्रगति को नोटिस किया। युन युन, जो उसके बगल में खड़ा था, नेलन यानरान को गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, यानरान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि स्वर्गीय पर्वत रक्तकुंड की तुम्हारी यात्रा तुम्हें डू सम्राट के दायरे में घुसने की अनुमति देगी। बहुत बढ़िया। युन युन की प्रशंसा सुनकर नलन यानरान का चेहरा शर्म से लाल हो गया। मास्टर की पत्नी, ये सब सीनियर सिस्टर जियान की बदौलत था। रास्ते में इतने सारे जादुई जानवरों के साथ हमारी लड़ाई के दौरान उनके मार्गदर्शन और मदद के बिना मैं इतनी आसानी से बिना किसी चोट के वापस नहीं आ पाती। युन युन ने जियाओ यिक्सियन की ओर रुख किया, उसकी आंखें स्वीकृति से भरी हुई थीं। जियान, तुमने इस बार अपनी छोटी बहनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। यह ज्यादा नहीं था। युन युन द्वारा प्रशंसा किए जाने पर जियाओ यिक्सियन थोड़ा शर्मिंदा हो गई, उसके गाल गुलाबी हो गए। फिर गूहे ने जियाओ यिक्सियन और नालन यानरान दोनों से बात की। यानरान, जियान, तुम्हारी ताकत में काफ़ी इजाफा हुआ है और तुम्हारे शरीर स्वर्गीय पर्वत रक्तकुंड से तड़प उठे हैं। तुम्हारे गुरु के रूप में मुझे तुम्हें उचित रूप से पुरस्कृत करना चाहिए। यानरान, पहले यहाँ आओ। गूहे ने नालन यानरान को आगे बढ़ने का इशारा किया। उसकी हरकत देखकर नालन यानरान के हाव भाव गंभीर हो गए। वह गूहे के पास गई और जमीन पर क्रॉस लेग करके बैठ गई, अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। जब गूहे ने अपना हाथ बढ़ाया तो बाकी लोगों ने उसे नालन यानरान के माथे पर धीरे से रखते हुए देखा। सिस्टम साधना को मेरे तीसरे शिष्य नालन यानरान को हस्तांतरित करो। धमाका। गूहे के कम आदेश के साथ उसकी हथेली से ऊर्जा का एक उछाल नालन यानरान के शरीर में प्रवाहित हुआ। धमाका। कुछ ही क्षणों में नालन यानरान के भीतर से एक दबी हुई आवाज आई। उसकी संचित नींव, जिसने उसे पहले से ही एक सितारा डू सम्राट के शिखर पर रखा था, 2 सितारा डू सम्राट क्षेत्र में प्रवेश कर गई। कुछ ही समय में गूहे से नालन यानरान में स्थानांतरित ऊर्जा स्वर्गीय पर्वत रक्तकुंड में उसके पूरे समय के दौरान अवशोषित की गई ऊर्जा के आधे के बराबर थी। शक्ति में अचानक उछाल महसूस करते हुए नालन यानरान केंद्रित रही। उसने अपने दिमाग से किसी भी भटके हुए विचार को खत्म कर दिया क्योंकि वह ऊर्जा बाढ़ को अवशोषित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। उसकी साधना बढ़ती रही। 2 सितारा डू सम्राट से वह 3 सितारा डू सम्राट तक पहुंच गई। फिर वह जल्दी से 4 सितारा डू सम्राट तक पहुंच गई। जब वह 5 सितारा डू सम्राट तक पहुंची तो उसकी अवशोषण गति आखिरकार धीमी हो गई और उसकी आभा स्थिर होने लगी। हालांकि नालन यानरान ने अपने दांत पीस लिए, खुद को और आगे बढ़ाने और अपनी क्षमता को और भी अधिक उजागर करने का दृढ़ संकल्प किया। कुछ क्षण बाद उसके चेहरे पर लालिमा छा गई और वह संघर्ष करने लगा, क्योंकि उसकी साधना 5 सितारा डू सम्राट के शिखर पर पहुंच गई थी, जो 6 सितारा डू सम्राट से बस एक कदम दूर था। नालन यानरान के अथक प्रयासों को देखकर गूहे ने उसे सांत्वना देने के लिए धीरे से बात की। बस यानरान, अपने आप पर बहुत ज्यादा दबाव मत डालो, तुमने पहले ही बहुत अच्छा किया है। इसके साथ ही गूहे ने अपना हाथ उठाया, जिससे ऊर्जा का स्थानांतरण समाप्त हो गया। उस क्षण नालन यानरान के शरीर से एक और दबी हुई आवाज निकली। उसकी आभा एक आखिरी बार उठी, जो 6 सितारा डू सम्राट के स्तर को तोड़ती हुई आगे बढ़ी। डिंग। पता चला कि मेजबान ने तीसरे शिष्य नालन यानरान को 2 दिन की साधना दी है। 3000 गुना रिटर्न प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। 16 साल की साधना। नोट: ये 4 सितारा 9 सितारा डू वेनेरेट के शिखर से मेल खाती है। 16 साल की साधना सिस्टम स्पेस में पहुंचा दी गई है। कृपया ध्यान से जांच करें। सिस्टम प्रॉम्प्ट सुनकर गूहे थोड़ा प्रसन्न हुआ। 4 सितारा डू वेनेरेट के शिखर पर अपनी वर्तमान साधना के साथ नालन यानरान से लौटे 16 साल की साधना पहले से ही उल्लेखनीय थी। यदि उसने इस साधना को परिष्कृत किया तो गूहे को विश्वास था कि वह एक बार फिर अपने शरीर को डू क्यूई से भर सकता है, इसे संपीड़ित और परिष्कृत कर सकता है और सीधे 5 सितारा डू वेनेरेट के शिखर तक पहुंच सकता है। यानरान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम एक ही बार में 6 सितारा डू सम्राट तक पहुंच जाओगे। तुमने आखिरकार एक संप्रदाय गुरु की आभा प्राप्त कर ली है। नालन यानरान के दृढ़ प्रयासों को देखकर गूहे ने उसकी प्रशंसा की। गुरु, यानरान अपनी वर्तमान शक्ति का श्रेय पूरी तरह से आपके मार्गदर्शन को देती है। नालन यानरान ने अपनी साधना को स्थिर करने के बाद विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया। तुम अभी पीछे हट सकते हो। इसके बाद मैं तुम्हारी बड़ी बहन को शक्ति दूंगा, गूहे ने थोड़ा सिर हिलाते हुए कहा। ये सुनकर नालन यानरान उठकर युन युन के पास चली गई। नालन यानरान की सिर्फ एक बड़ी बहन थी, इसलिए गूहे ने स्वाभाविक रूप से जियाओ जियान का जिक्र किया।
नालन यानरान के एक तरफ हटने के बाद जियाओ यीजियान मुस्कुराए और गुहे के पास पहुंची। जियाओ यीजियान की तेजी से हो रही तरक्की के लिए गुहे के मन में सिर्फ प्रशंसा थी। 3 साल पहले गुहे ने जियाओ यीजियान को किंगशान टाउन में एक शिष्य के रूप में लिया था। सिर्फ 3 साल में वह साधना में एक नौसिखिया से पूर्वज के शिखर तक पहुंच गई थी। अपनी अनूठी बनावट और अपने द्वारा वश में की गई दूसरी दुनिया की लौ के साथ जियानान अकादमी के छिपे हुए संरक्षक भी अब उसके सामने नहीं टिक सकते थे। अगर यह बात सार्वजनिक हो जाती तो प्राचीन शाही कबीले भी चौंक जाते, जबकि उनके वंशज वंशों को सक्रिय करके या कुछ विरासतों को स्वीकार करके अपनी साधना को काफ़ी बढ़ा सकते थे, लेकिन कोई भी जियाओ यीजियान की तरह सिर्फ 3 साल में शून्य से पूर्वज के शिखर तक पहुंचने में कामयाब नहीं हुआ था। अपने सामने खड़ी जियाओ यीजियान को देखते हुए गुहे ने दिल से उसका मूल्यांकन किया। जियान ऐसा लगता है कि कठिनाई वास्तव में विकास को बढ़ावा देती है। चुयून साम्राज्य के कठोर वातावरण ने आपकी मानसिकता और ताकत को तेजी से बढ़ाया है। अब आप अपने आप को संभालने में सक्षम हैं। मास्टर, अगर आप इस तरह से जियाओ की प्रशंसा करते रहेंगे तो मैं शर्मिंदा हो जाऊंगी। जियाओ यीजियान ने हंसते हुए अपना मुंह ढक लिया। पिछले 3 सालों में उसका व्यक्तित्व बहुत ज्यादा जीवंत हो गया था। उसकी चंचल प्रतिक्रिया सुनकर गुहे असहाय होकर मुस्कुराया और उसे याद दिलाया, ठीक है, मजाक करना बंद करो, सही मानसिक स्थिति में आओ, इस बार वेनेरेट क्षेत्र में कदम रखने का प्रयास करो। समझ गया। ये सुनकर जियाओ यीजियान की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। गुहे को जवाब देने के बाद वह तुरंत वहीं क्रॉस लेग बैठ गई जहां नालन यानरान पहले बैठी थी और अपनी साधना तकनीक पर ध्यान केंद्रित करने लगी। पास में नालन यानरान और हान यू पूरी तरह से हैरान दिखे। दोनों में से किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि जियाओ यीजियान ऐसे अविश्वसनीय क्षेत्र की ओर आगे बढ़ेगा। उत्तर पश्चिमी महाद्वीप में वेनेरेट स्तर की ताकत व्यावहारिक रूप से एक किंवदंती थी। कम से कम नालन यानरान ने उत्तर पश्चिमी महाद्वीप में मौजूद वेनेरेट के बारे में कभी नहीं सुना था। यहाँ तक कि जोंगजोऊ के उत्तरी क्षेत्र में, जो अपने शक्तिशाली व्यक्तियों के लिए जाना जाता है, केवल मुट्ठी भर खुले तौर पर स्वीकार किए गए वेनेरेट थे। उनमें से एक लेई जुजे थे जिन्होंने विंड लाइटनिंग पवेलियन की विशाल शक्ति पर शासन किया था, जिसकी छाया में अनगिनत ताकतें शरण लेती थीं। अगर जियाओ यीजियान वेनेरेट तक पहुंचने में सफल हो जाती तो वह तुरंत लेई जुजे के स्तर तक पहुंच जाती। उस समय जोंगजोऊ के उत्तरी क्षेत्र में अपना स्वयं का संप्रदाय स्थापित करना एक छोटी उपलब्धि होगी। यून, यानरान, हान यू, थोड़ा पीछे हटो। जैसे ही जियाओ यीजियान ने बैठना शुरू किया और अपनी साधना तकनीक को सक्रिय किया, गुहे ने धीरे से यून और दूसरों को याद दिलाया। वेनेरेट स्तर तक पहुंचने से काफ़ी हलचल मच जाएगी और गुहे को चिंता थी कि अवशिष्ट ऊर्जा तरंगें उन्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं। जब यून और अन्य लोग आंगन की दीवार के पास एक बड़े पेड़ पर पीछे हट गए तो गुहे ने जल्दी से कई हाथ की मुहरें बनाईं। कुछ ही क्षणों बाद लगभग 10 झांग आकार का एक पारदर्शी स्थानिक अवरोध दिखाई दिया, जिसने गुहे और जियाओ यीजियान दोनों को घेर लिया। इन तैयारियों को पूरा करने के बाद गुहे ने धीरे से अपनी हथेली जियाओ यीजियान के माथे पर रखी। सिस्टम, मेरे दूसरे शिष्य जियाओ यीजियान को शक्ति हस्तांतरित करो। जैसे ही गुहे ने मौन आदेश दिया, ऊर्जा की एक जबरदस्त धार जो तुरंत एक चोटी सम्राट को फोड़ने के लिए पर्याप्त थी, उसकी हथेली से जियाओ यीजियान के शरीर में बह गई। इस विशाल ऊर्जा प्रवाह का सामना करते हुए जियाओ यीजियान, जो पूर्वज के शिखर पर था, ने भी इसे कम करके आंकने की हिम्मत नहीं की। अपनी आंखें बंद करके उसने पूरी तरह से गुहे से प्राप्त अपार ऊर्जा को अपने साधना पथ के साथ अपने डेंटियन में निर्देशित करने पर ध्यान केंद्रित किया। जिस गति से उसने अपनी शक्ति को अवशोषित और मजबूत किया, वह स्वर्गीय पर्वत रक्तकुंड की गहराई में उसके द्वारा अनुभव की गई वेल जैसी ऊर्जा अवशोषण से कहीं अधिक भयानक थी। 5 मिनट से भी कम समय में जियाओ यीजियान का शरीर अपने संतृप्ति बिंदु पर पहुंच गया था, जिससे वह सफलता से सिर्फ एक कदम दूर रह गई। उसने इस अवस्था को अगले 2 मिनट तक बनाए रखा। जब वह गुहे द्वारा स्थानांतरित की जा रही ऊर्जा को अब और संसाधित नहीं कर सकी तो उसके शरीर से अचानक एक भयानक तीव्र आभा फूट पड़ी। वह सफल हो गई थी। उसने अवरोध को तोड़ दिया था और अपनी ऊर्जा के तीव्र अवशोषण को बनाए रखते हुए वेनेरेट स्तर पर कदम रख रही थी। इस बार गुहे के 10 झांग स्थान पर पहले से ही नियंत्रण के कारण जियाओ यीजियान की सफलता ने केवल इस सीमित क्षेत्र के भीतर की ऊर्जा को समाप्त कर दिया, बिना किसी महत्वपूर्ण खगोलीय घटना के। पारदर्शी अवरोध के बाहर यून, नालन यानरान और हान यू शायद ही किसी बदलाव को महसूस कर पाए। उनमें से किसी ने भी जियाओ यीजियान से निकलने वाली भारी आभा को महसूस नहीं किया। धमाका। सीलबंद जगह के अंदर अचानक एक आवाज़ गूंजी जब जियाओ यीजियान से एक असामान्य ऊर्जा उछाल फूट पड़ा। इसके बाद उसकी साधना अंततः वेनेरेट क्षेत्र में चढ़ गई। हालांकि गुहे की ऊर्जा हस्तांतरण प्राप्त करने की प्रक्रिया एक सामान्य सफलता से काफ़ी भिन्न थी। वेनेरेट स्तर पर सफलतापूर्वक कदम रखने के बाद भी जियाओ यीजियान ने रुकना नहीं छोड़ा।
उसने गुहे द्वारा प्रेषित ऊर्जा को लगन से अवशोषित करना जारी रखा। वह पहले से ही एक डुवेनेरेट है। जियाओ यी जियान की वर्तमान स्थिति को समझते हुए गुहे ने मन ही मन आश्चर्य व्यक्त किया। जियान, एर की समझ में वृद्धि वास्तव में आश्चर्यजनक है। जियाओ यी जियान की इतनी कम उम्र में डुवेनेरेट स्तर को प्राप्त करने की क्षमता निस्संदेह उसके शोकपूर्ण विष शरीर और गुहे से कई ऊर्जा हस्तांतरणों से प्रभावित थी। हालांकि उसकी असाधारण लचीलापन और समझ के बिना उसके लिए इस उम्र में डुवेनेरेट दायरे तक पहुंचना असंभव होता। डुवेनेरेट दायरे में प्रवेश करने के बाद जियाओ यी जियान ने गुहे द्वारा प्रेषित ऊर्जा को अवशोषित करना जारी रखा। उसकी आभा लगातार ऊपर चढ़ती गई। उसी समय गुहे ने ऊर्जा संचरण की गति बढ़ा दी। हर गुजरते सेकंड के साथ उसके शरीर से निकलने वाली डुक्यूई की मात्रा एक निम्न स्तरीय डू पूर्वज की कुल डुक्यूई के बराबर थी। इस तरह के भयानक ऊर्जा संचरण के तहत जियाओ यी जियान की आभा मिनटों में 1 स्टार डुवेनेरेट के शिखर तक पहुंच गई। ऐसा लगता है कि इस बार जियानर के लिए 2 सितारा डुवेनेरेट तक सीधे पहुंचने की उम्मीद है, गुहे ने अपने मन में सोचा, क्योंकि उसे उसके वर्तमान स्तर का आभास था। गुहे के इस विचार के कुछ ही समय बाद जियाओ यी जियान का शरीर कुछ देर के लिए कांप उठा। फिर उसकी आभा एक बार फिर ऊपर की ओर उठी और उसे 2 सितारा डुवेनेरेट क्षेत्र में धकेल दिया। इस स्तर पर पहुंचने पर जियाओ यी जियान ने अपनी आंखें खोलीं। उसके चेहरे पर चिंता की झलक दिखी जब उसने गुहे को देखा। एक नर्म आवाज में उसने कहा, मास्टर, मुझे लगता है कि अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। जियाओ यी जियान के दिमाग में गुहे की ताकत संभवतः डू संत स्तर की नहीं थी, बल्कि एक औसत डुवेनेरेट से ज़्यादा मजबूत थी। पहले जब उसकी साधना कम थी तो गुहे के ऊर्जा हस्तांतरण ने उसकी आभा को प्रभावित नहीं किया। हालांकि अब जब वह डुवेनेरेट क्षेत्र में पहुंच गई थी तो उसे ऊर्जा हस्तांतरण के बाद गुहे की आभा में थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही थी। इस बात से चिंतित कि गुहे खुद को जरूरत से ज़्यादा बढ़ा सकता है और अपने स्तर को कम करने का जोखिम उठा सकता है, जियाओ यी जियान ने बोलना चुना, भले ही वह अभी भी ऊर्जा को अवशोषित करना जारी रख सकती थी। ऊर्जा को अवशोषित और परिष्कृत करते हुए जियाओ यी जियान को संबोधित करते हुए सुनकर गुहे ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, जियानर, आपकी वर्तमान स्थिति ऐसी नहीं लगती कि आप अपनी सीमा तक पहुंच गए हैं। मास्टर, मैं थोड़ी देर और जारी रख सकता हूं, लेकिन आप। जियाओ यी जियान ने हिचकिचाहट दिखाए। उसकी चिंता स्पष्ट थी। मुझे पता था कि आप इस बारे में चिंता करेंगे, गुहे ने एक आश्वस्त मुस्कान के साथ उत्तर दिया। चिंता मत करो, इतनी मात्रा में साधना स्थानांतरित करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखकर कि गुहे रुकने का इरादा नहीं रखता था, जियाओ यी जियान केवल ऊर्जा को परिष्कृत और अवशोषित करने पर ध्यान केंद्रित कर सकता था ताकि इसे बर्बाद न किया जा सके। समय धीरे धीरे बीतता गया। जियाओ यी जियान की साधना धीरे धीरे 2 सितारा डुवेनेरेट के शिखर पर चढ़ गई। हालांकि वह अब पहले की तरह आराम महसूस नहीं करती थी। उसके अन्यथा गोरे चेहरे पर हल्की लाली दिखाई दी। जैसे ही जियाओ यी जियान गुहे से रुकने के लिए कहने वाला था, गुहे ने अपनी इच्छा से अपनी हथेली वापस खींच ली। ये समझते हुए कि उसकी आंतरिक स्थिति गुहे से छिपी नहीं रह सकती, जियाओ यी जियान ने मन ही मन आह भरी। कोई आश्चर्य नहीं कि मास्टर ने पहले ही ऐसा कहा था। इस समय गुहे ने ऊर्जा हस्तांतरण समाप्त कर लिया था। उसने जियाओ यी जियान की स्थिति को नहीं देखा। इसके बजाय सिस्टम से एक अधिसूचना उसके दिमाग में गूंज उठी। डिंग! पता चला कि मेजबान ने दूसरे शिष्य जियाओ यी जियान को 1 महीने की साधना प्रदान की है। मेजबान को 1000 गुना प्रतिफल प्राप्त करने के लिए बधाई। 82 साल की साधना। नोट: यह 82 साल की साधना 4 सितारा 9 सितारा डुवेनेरेट पीक के अनुरूप है। 82 साल की साधना सिस्टम स्पेस में पहुंचा दी गई है। कृपया ध्यान से देखें। 82 साल की साधना। सिस्टम प्रॉम्प्ट सुनकर गुहे बहुत खुश हुआ। पिछले कुछ महीनों में जब से उनकी साधना 9 सितारा डुवेनेरेट तक पहुंची थी, ऊर्जा हस्तांतरण से मिलने वाला रिटर्न आमतौर पर कुछ से लेकर 1 दर्जन वर्षों तक ही रहा था। एक साथ 82 साल मिलना सौभाग्य की दुर्लभ उपलब्धि थी। इस 82 साल की साधना के साथ नालन यानरान से पहले लौटे 16 साल की साधना के साथ गुहे को विश्वास था कि वह अपने डुक्यू को 3 बार और सघन कर सकता है, जिससे उसका स्तर 4 सितारा से 7 सितारा 9 सितारा डुवेनेरेट पीक तक पहुंच जाएगा। मास्टर, क्या आप वाकई ठीक हैं? जमीन पर क्रॉस लेग बैठी जियाओ यी जियान ने अपना सिर उठाया और देखा कि गुहे न केवल ऊर्जा हस्तांतरण से अप्रभावित थी, बल्कि वास्तव में खुशी से भरी हुई थी। वह आश्चर्यचकित होने से खुद को रोक नहीं पाए। हाँ, आपके गुरु कैसे ठीक नहीं हो सकते? गुहे ने दिल खोलकर हंसते हुए उत्तर दिया। जियाओ यी जियान का सवाल सुनकर गुहे ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ हिलाया। फिर उसने जल्दी से हाथ की मुहरों की एक श्रृंखला बनाई। जैसे ही मुहरें पूरी हुईं, उनके चारों ओर 10 झांक पारदर्शी अवरोध गायब हो गया। मास्टर निश्चित रूप से मुझे ज्यादा सोचने से रोकने के लिए लापरवाह होने का नाटक कर रहे हैं। ऐसे मास्टर का होना वास्तव में मेरे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। गुहे के बेपरवाह व्यवहार को देखकर जियाओ यी जियान के दिल में गर्मजोशी की लहर दौड़ गई।
वरिष्ठ बहन, अब तक आप डू वेनेरेट तक पहुंच गई होंगी, है ना? जैसे ही बाधा गायब हुई, नालन यानरान उत्सुकता से दौड़ी, उसका चेहरा खुशी से भर गया और उसने पूछा, मम्मा। जियो यी जियान ने एक चमकदार मुस्कान दिखाई, अपने मोती जैसे सफ़ेद दांत दिखाते हुए उसने नालन यानरान को खड़े होने से पहले एक दृढ़ सिर हिलाया। हाँ हाँ, यह अद्भुत है। वरिष्ठ बहन, आप इतिहास में सबसे कम उम्र की डू वेनेरेट होनी चाहिए, नालन यानरान ने उत्साह से कहा। हाँ हाँ, इतिहास में सबसे कम उम्र की डू वेनेरेट। यानरान, आप फिर से मेरी चापलूसी कर रही हैं। मैं इतनी उल्लेखनीय नहीं हूँ। जियो यी जियान ने असहाय मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। जियान, बहन, डू वेनेरेट तक पहुंचने के लिए बधाई। ऐसा लगता है कि लिटिल सिल्वर को अब आपकी रक्षा करने की ज़रूरत नहीं होगी। लिटिल सिल्वर ने जियाओ यी जियान की पतली कमर को गले लगाया, उसकी बचकानी आवाज़ में बधाई और उदासी का मिश्रण था। पहले, जब भी जियाओ यी जियान बाहर जाती थी, लिटिल सिल्वर उसकी सबसे भरोसेमंद रक्षक होती थी। जियाओ यी जियान का ज़्यादातर आत्मविश्वास इस बात से उपजा था कि लिटिल सिल्वर उसका साथ दे रही है। अब, जियाओ यी जियान के 2 सितारा डू वेनेरेट के शिखर तक पहुंचने के साथ, उसकी साधना का स्तर लिटिल सिल्वर के 1 सितारा डू वेनेरेट से थोड़े अंतर से आगे निकल गया। हालांकि, युद्ध शक्ति के मामले में, जियाओ यी जियान के उच्च स्तर, शक्तिशाली जहर डू क्यूई और नेदरवर्ल्ड जहर की लॉ के साथ भी, जिसे उसने परिष्कृत किया था, वह लिटिल सिल्वर को सीधे हराने की गारंटी नहीं थी। लिटिल सिल्वर की स्थानिक क्षमताओं की महारत ने उसे अपने स्तर से ऊपर के विरोधियों से आसानी से लड़ने की अनुमति दी, जिससे उनकी समग्र शक्ति तुलनीय हो गई। लिटिल सिल्वर के स्वर में सूक्ष्म निराशा को सुनकर, जियाओ यी जियान ने धीरे से उसके सिर के पीछे थपथपाया और मुस्कुराया। लिटिल सिल्वर, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी जियानेर बहन को हमेशा तुम्हारी सुरक्षा की ज़रूरत हो? क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम दोनों कंधे से कंधा मिलाकर लड़ें? कंधे से कंधा मिलाकर लड़ो। हाँ, यह अद्भुत लगता है। लिटिल सिल्वर के नाजुक चेहरे पर एक खुशनुमा मुस्कान चमक उठी। उसने उत्साह से अपनी छोटी मुट्ठियां हिलाईं और कहा, तो बहन जियानेर, तुम जहां भी जाओ, तुम्हें लिटिल सिल्वर को साथ लेकर जाना होगा। लिटिल सिल्वर तुम्हारे साथ लड़ना चाहती है। मम्मा, हम कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। जियाओ यी जियान ने सिर हिलाया और अपनी मुट्ठी को धीरे से लिटिल सिल्वर की छोटी मुट्ठी से टकराया। हान यू भी पास आए, उसका चेहरा प्रशंसा से भरा हुआ था और वह जियाओ यी जियान से बात कर रही थी। वरिष्ठ बहन जियाओ, तुम अद्भुत हो। एक डू वेनेरेट, यहाँ तक कि मेरे परदादा, जो इतने सालों से रह रहे हैं, उस स्तर तक नहीं पहुँच पाए। जूनियर बहन हान यू, हमारे गुरु के मार्गदर्शन में डू वेनेरेट क्षेत्र हमारी सीमा नहीं होगी। भविष्य में हम पौराणिक डू संत क्षेत्र में भी कदम रख सकते हैं। जियाओ यी जियान ने हान यू के शब्दों का गंभीरता से जवाब दिया। फिर उसने अपना सिर गूहे की ओर झुकाया और पूछा, गुरु, क्या आपको ऐसा नहीं लगता? हे, गूहे ने उसके सवाल पर हल्के से हंसते हुए कहा, जियान, यह अच्छा है कि तुम्हारी ऐसी महत्वाकांक्षाएं हैं। एक डू संत बनना वास्तव में तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए। वास्तव में, जियाओ यी जियान गूहे से उसके वास्तविक साधना स्तर के बारे में पूछना चाहता था। हालांकि वह अब 2 सितारा डू वेनेरेट के शिखर पर पहुंच चुकी थी, फिर भी उसे लगा कि गूहे की आभा समुद्र की तरह विशाल और अथाह थी। हालांकि, उसे लगा कि अपने गुरु से सीधे उनके साधना स्तर के बारे में पूछना उचित नहीं होगा। ये सोचते हुए, जियाओ यी जियान ने अपनी नज़र यून यून पर घुमाई, जो वहां से गुजर रही थी। मुझे मिल गया। चूंकि गुरु से सीधे पूछना अच्छा नहीं है, इसलिए मैं इसे मालकिन से जानने की कोशिश कर सकती हूँ। जियाओ यी जियान ने मन ही मन सोचा। यून यून गूहे के पास चली गई। उसकी नज़र नर्म थी क्योंकि वह जियाओ यी जियान को देख रही थी। उसने उसे बधाई दी। जियान, एक मजबूत साधक बनने के मार्ग पर सफलतापूर्वक एक और बड़ा कदम उठाने के लिए बधाई। ये सब गुरु की उत्कृष्ट शिक्षा का धन्यवाद है। जियाओ यी जियान ने विनम्रता से उत्तर दिया। उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया था। ये कहने के बाद, जियाओ यी जियान जल्दी से यून यून के पास चली गई और चुपचाप उसे एक आवाज़ संदेश भेजा, मालकिन, क्या आप मास्टर के वर्तमान साधना स्तर को जानती हैं? जियाओ यी जियान के प्रसारण को सुनकर यून यून क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। फिर, उसके चेहरे पर एक मुस्कान के साथ, उसने आवाज़ प्रसारण के माध्यम से उत्तर दिया, जियान, जब आपके गुरु ने यूनलैंड संप्रदाय को छोड़ा, तो वह पहले से ही 9 सितारा डू वेनेरेट थे। हालांकि, मैंने हाल ही में इसके बारे में नहीं पूछा है। 9 सितारा डू वेनेरेट। यून यून की प्रतिक्रिया सुनकर, जियाओ यी जियान के चेहरे पर अचानक एहसास हुआ। तो मैं सही थी। मुझे हमेशा से संदेह था कि मास्टर एक साधारण डू वेनेरेट नहीं थे। पता चला, वह पहले से ही डू वेनेरेट क्षेत्र के शिखर पर पहुंच चुके थे। 9 सितारा डू वेनेरेट इस क्षेत्र का शिखर। अगला कदम डू संत बनने के लिए 9 परिवर्तन होंगे। मुझे आश्चर्य है कि इन महीनों में मास्टर ने कितनी प्रगति की है। जियो यी जियान और यून यून की आवाज़ में होने वाले सूक्ष्म उतार चढ़ाव स्वाभाविक रूप से गूहे की नज़र से नहीं बच पाए। इस समय, उसने अपना सिर थोड़ा घुमाया। उसकी आंखों में एक हल्की मुस्कान थी,
और उसने कहा, जियान तुम अपनी मालकिन से क्या फुसफुसा रही हो? ये देखते हुए कि गुहे ने उसकी आवाज़ में होने वाले बदलाव को पकड़ लिया था, जियो यी जियान का चेहरा और भी लाल हो गया। घबराकर उसने अपने हाथ हिलाए और कहा, गुरु, यह एक रहस्य है। आप नहीं जान सकते। एक रहस्य? ये सुनकर गुहे आगे कुछ और कहने ही वाला था, लेकिन युन युन ने अचानक विषय बदल दिया। पति शिष्यों को चुनने में आपका निर्णय वास्तव में असाधारण है। ये सभी युवा बेहतरीन हैं। यह महसूस करते हुए कि युन युन बातचीत को दूसरी दिशा में ले जाने की कोशिश कर रही थी, गुहे ने आगे कुछ नहीं पूछने का फैसला किया। उसने उसकी बात का अनुसरण किया और कहा, युन उनकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा मत करो। अगर तुम ज़्यादा प्रशंसा करोगी तो ये छोटी लड़कियां बहुत घमंडी हो जाएंगी। इस समय नालन यानरान और हान यू भी वहां आ गए। युन युन ने उनके और जियाओ यी जियान के साथ युनलैंड संप्रदाय से संबंधित मामलों पर बातचीत शुरू कर दी। हालांकि वे लगभग आधे साल से ही अलग थे, ऐसा लग रहा था जैसे उन तीनों के पास बात करने के लिए अंतहीन चीज़ें थीं। अल्पविराम। समूह के इकट्ठा होने के कुछ ही समय बाद एक सुंदर बर्फ सफ़ेद आकृति आंगन की दीवार फांदकर अंदर आई। गुहे, जियाओ यी जियान, युन युन और अन्य सभी को उसके आने से पहले ही आकृति के आने का पता चल गया था। इसलिए जैसे ही यह सफ़ेद आकृति आंगन की दीवार के ऊपर दिखाई दी, आंगन में मौजूद सभी लोगों ने एक साथ उसकी ओर देखा। आह, बहन वापस आ गई है। ये लोग कौन हैं? दीवार फांदते हुए हान जू ने आंगन में मौजूद अतिरिक्त आकृतियों को तुरंत देखा। युन युन के साथ अपनी पिछली बातचीत और अपने तेज दिमाग की बदौलत हान जू ने कुछ देर सोचने के बाद जियाओ यी जियान, नालन यानरान और जियाओ यिन की पहचान को जल्दी से समझ लिया। हान जू मास्टर और मालकिन को नमस्कार करता है। हान जू जल्दी से गुहे के पास गया और उसे और युन युन दोनों को सम्मानपूर्वक नमस्कार किया और फिर उत्सुकता से पूछा, मास्टर, मालकिन, कौन सीनियर सिस्टर यानरान है और कौन सीनियर सिस्टर जियान है? हान जू, यह आपकी दूसरी सीनियर सिस्टर जियाओ यी जियान है और यह आपकी तीसरी सीनियर सिस्टर नालन यानरान है। वहाँ पर जो छोटी सी बच्ची है वह जियाओ यिन है, गुहे ने तीनों का परिचय देते हुए समझाया। सीनियर सिस्टर जियान, सीनियर सिस्टर यानरान और छोटी सिस्टर जियाओ यिन, आप सभी से मिलकर खुशी हुई। मैं हान जू हूँ। परिचय के बाद हान जू ने जियाओ यी जियान, नालन यानरान और जियाओ यिन का ईमानदारी से अभिवादन किया। नमस्ते जूनियर बहन जू। ये जानकर कि अब उनकी एक नई जूनियर बहन है, जियाओ यी जियान बहुत खुश हुई। उसने तुरंत हान जू को स्वागत के तौर पर देने के लिए कई उपहार निकाले। नालन यानरान भी कंजूस नहीं थी और उसने हान जू को कई मूल्यवान उपहार भी दिए। उनकी वर्तमान संपत्ति और स्थिति को देखते हुए उन्होंने हान जू को जो चीज़ें दी वे उसके लिए बहुत कीमती थीं। कुछ ही समय में चारों बहनें जियाओ यिन और जीमो जियू छोटे जादुई जानवरों की जोड़ी के साथ एक दूसरे के साथ बातचीत कर रही थीं और हंस रही थीं, जैसे कि वे हमेशा से करीब रही हों। वरिष्ठ बहन जियान, आप डुवेनेरेट क्षेत्र में पहुंच गई हैं, लेकिन हमारे सबसे बड़े वरिष्ठ भाई के बारे में क्या? वह अब किस स्तर पर है? हान जू ने जियाओ यी जियान से उम्मीद से पूछा। उसकी जिज्ञासा स्पष्ट थी। हालांकि उसने उनके नाम युन युन से सीखे थे, लेकिन वह उनकी साधना के स्तर से परिचित नहीं थी। हान जू के सवाल को सुनकर जियाओ यी जियान ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, हम काफ़ी समय से दूर हैं। सबसे बड़े वरिष्ठ भाई को अब तक डू सम्राट के दायरे में पहुंच जाना चाहिए था। क्या सबसे बड़े वरिष्ठ भाई सिर्फ एक डू सम्राट हैं? हान यू और हान जू जवाब सुनकर चौंक गए। उन्हें इस अदृश्य सबसे बड़े वरिष्ठ भाई से बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन नतीजा उनकी कल्पना से कहीं कम था। उनके हैरान करने वाले भावों को देखकर जियाओ यी जियान ने गंभीरता से समझाया, हमारे सबसे बड़े वरिष्ठ भाई में साधना में उत्कृष्ट प्रतिभा है। बस इतना है कि मैं अपनी अनूठी बनावट के कारण अस्थायी रूप से उनसे आगे निकल गया हूँ। हालांकि जब कीमिया की बात आती है तो वह वही है जिसने वास्तव में मास्टर की विरासत को विरासत में लिया है। तो सबसे बड़े वरिष्ठ भाई एक कीमियागर हैं। सीनियर सिस्टर जियान की इतनी प्रशंसा के साथ सबसे बड़े वरिष्ठ भाई ने अब तक चौथे रैंक को पार कर लिया होगा, है ना? हान जू ने अनुमान लगाया। हाँ, जूनियर सिस्टर जू, आप हमारे सबसे बड़े सीनियर भाई को कमाक रही हैं। नलन यानरान ने हंसते हुए बीच में कहा, जियामा साम्राज्य में एल्केमिस्ट सम्मेलन के दौरान हमारे सबसे बड़े सीनियर भाई ने 5वीं रैंक के एल्केमिस्ट के रूप में प्रतियोगिता को कुचल दिया। बिल्कुल, जियाओ यी जियान ने कहा, मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर वह अब तक 6ठी रैंक तक पहुंच गया हो। 6ठे दर्जे का कीमियागर। जियाओ यी जियान की बातें सुनकर हान यू और हान जू के मुंह आश्चर्य से खुले रह गए। वर्तमान में हान परिवार के प्रसाद में सर्वोच्च रैंक वाला कीमियागर भी केवल 5वें दर्जे का कीमियागर था और वह व्यक्ति एक सफ़ेद बालों वाला बुजुर्ग था। उनके सबसे बड़े वरिष्ठ भाई लियूलिंग की उम्र कितनी होगी? एक पल सोचने के बाद हान जू ने अचानक जियाओ यी जियान से पूछा, अगर सबसे बड़ा भाई अपनी उम्र में पहले से ही 6ठे दर्जे का कीमियागर है तो मास्टर किस रैंक का है? 7वां या 8वां?
मास्टर निश्चित रूप से 7वें दर्जे पर पहुंच गए हैं। जहां तक 8वें दर्जे का है, मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं है, ज़ियाओ यीजियान ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। हालांकि उनकी राय में ये बहुत संभावना थी कि गुहे पहले ही 8वें दर्जे पर पहुंच गया था। जुए, मास्टर काफ़ी समय से 7वें दर्जे का कीमियागर है। सीनियर सिस्टर जी यान के अनुसार मास्टर ने एक बार उसे अकादमी में रहते हुए 7वीं रैंक की गोली भेंट की थी, हान यू ने कहा। जी यान, ये पहली बार नहीं था जब नालन यानरान और ज़ियाओ यीजियान ने आज ये नाम सुना था। वे दोनों अब हान यू और हान जू द्वारा बताए गए इस रहस्यमयी जी यान से काफ़ी रोमांचित थे। हान यू, क्या इसका मतलब यह है कि जूनियर सिस्टर जी यान अपने दम पर प्रशिक्षण लेने के लिए कहीं और चली गई? ज़ियाओ यीजियान ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, जब मैंने सीनियर सिस्टर जी यान से अलग होकर रास्ता बनाया तो वह पहले ही उन्नत सम्राट क्षेत्र में पहुंच चुकी थी। उसकी ताकत के साथ सेंट्रल प्लेन्स की खोज में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, हान यू ने सिर हिलाया। ज़ियाओ यीजियान समझ गई कि हान यू और जी यान भी 2 साल तक चलने वाले प्रशिक्षण मिशन पर थे। इस बारे में सोचते हुए उसने आह भरी, सेंट्रल प्लेन्स इतना विशाल है, उसे ढूंढना लगभग असंभव होगा। भले ही मास्टर उसे ढूंढने के लिए स्थानिक जैद तावीज़ का उपयोग करें, वह एक स्थान पर नहीं रहेगी। मुझे लगता है कि हमें तब तक इंतज़ार करना होगा जब तक कि जूनियर सिस्टर जी यान अपने आप वापस न आ जाए। वास्तव में, हान यू ने हल्के से सिर हिलाते हुए सहमति जताई। वरिष्ठ सिस्टर जी यान ने उल्लेख किया कि जब मैं 4 पवेलियन ग्रैंड प्रतियोगिता में भाग लूंगा तब वह वापस आ जाएगी। अब 14 महीने से भी कम समय बचा है, इसलिए उसे वापस अपनी यात्रा शुरू करने में ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। उस स्थिति में हम तब तक यहाँ आपके साथ रहेंगे। हाँ, वरिष्ठ सिस्टर जियान, तियानमू पर्वत श्रृंखला पर जाने से पहले मैंने जुए से आपके कमरे तैयार करवा लिए हैं, हान यू ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। वे वहाँ हैं, चलो एक नज़र डालते हैं। 3 महीने जल्दी बीत गए। इस दौरान नालन यानरान, शियाओ यीजियान और हान परिवार की संपत्ति पर यून के साथ अन्य लोगों के साथ गुहे अक्सर तियानबेई शहर से निकलकर पास के एकांत पहाड़ों में गोलियों को परिष्कृत करने के लिए निकल जाता था। इन 3 महीनों में गुहे ने 7वीं श्रेणी की 3 गोलियों को सफलतापूर्वक परिष्कृत किया और अपने शिष्यों द्वारा उन्हें लौटाई गई साधना ऊर्जा को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया। अवशोषण और शोधन की यह प्रक्रिया गुहे की अपेक्षाओं से कहीं अधिक थी, जिससे वह अपने डूक्यू को 4 बार संपीड़ित कर सका। परिणामस्वरूप उसका साधना स्तर 8 चक्र डू वेनेरेट के शिखर तक पहुंच गया। एक दिन 3 महीने बाद एक सुदूर पहाड़ में गोलियों को परिष्कृत करने की तैयारी करते समय गुहे को अचानक सोल हॉल की उत्तरी क्षेत्र शाखा के रक्त वेनेरेट जूतियानजुन से एक मानसिक संचरण प्राप्त हुआ। मास्टर, आज दूसरी शाखा से एक वेनेरेट आया है। संदेश सुनकर गुहे ने तुरंत अपने मन में एक आदेश के साथ जवाब दिया, स्थिति के अनुसार कार्य करें और हर समय मुझे रिपोर्ट करें। यह आदेश जारी करने के बाद गुहे ने ड्रैगन सोल कॉल्ड्रॉन को तेजी से जमीन पर रख दिया, जो मजबूती से जमीन पर खड़ा था। फिर उसकी आकृति चांदी की बिजली की मोटी लकीर में बदल गई और शून्य में गायब हो गई। उत्तरी क्षेत्र के भीतर क्रूर जानवरों से भरी एक कुख्यात पर्वत श्रृंखला में एक विशाल काला हॉल एक प्राचीन विशालकाय की तरह खड़ा था। भव्य संरचना जंगल की गहराई में छिपी हुई थी, जो एक रहस्यमय और भयावह आभा बिखेर रही थी। कनान अकादमी के इनर कोर्ट के समान विशाल काला हॉल एक विकृत स्थानिक अवरोध से घिरा हुआ था। इस समय हॉल के विशाल दरवाजों के ठीक बाहर काले वस्त्र पहने दर्जनों आकृतियां सम्मानपूर्वक घुटने टेक रही थीं। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति का कम से कम 2 पूर्वज क्षेत्र का साधना स्तर था। घुटने टेकने वाली आकृतियों के आगे 2 लोग साथ साथ चल रहे थे। उनमें से एक ने लाल रंग का लबादा पहना हुआ था, उसके लंबे बाल खून की तरह लाल थे और उसके बूढ़े चेहरे पर समय बीतने के निशान थे। लाल रंग का लबादा पहने ये बुजुर्ग कोई और नहीं बल्कि ब्लड वेनेरेट था, एक सोल हॉल वेनेरेट जिसे पहले एल्डयमिंग ने ब्लैक कॉनक क्षेत्र में धोखे से ले जाया था और बाद में गुहे ने उसे कठपुतली के बीच से बांध दिया था। ब्लड वेनेरेट के बगल में एक और व्यक्ति था, जो सोल हॉल प्रोटेक्टर्स की तरह काले वस्त्र पहने हुए था, जो उनके चारों ओर घुटने टेक रहे थे। उसके चेहरे और हाथ उसके वस्त्र के बाहर खुले हुए थे, सूखे और सिकुड़े हुए थे, जो हड्डी पर फैली त्वचा से ज्यादा कुछ नहीं लग रहे थे। फिर भी उससे निकलने वाली आभा अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी, जो दर्शाती थी कि वह 5 स्टार डू वेनेरेट क्षेत्र के शिखर पर था। जब वे विशाल काले हॉल के पास पहुंचे तो ब्लड वेनेरेट मुस्कुराया और अपने बगल में काले वस्त्र पहने बुजुर्ग से बोला, स्टार कैचिंग ओल्ड घोस्ट, इस बार तुम यहाँ क्यों आए हो? स्टार कैचिंग ओल्ड घोस्ट के नाम से संबोधित काले वस्त्र पहने बुजुर्ग ने जवाब देने से पहले एक लंबी आह भरी, ब्लड ब्रदर, मैं इस बार एक मिशन पर हूँ। आपके क्षेत्र से गुजरते हुए मैंने सोचा कि मैं एक मुलाकात के लिए रुक जाऊं। ओह, स्टार कैचिंग ओल्ड घोस्ट, ऐसा कौन सा काम है जो तुम्हें इतना परेशान कर सकता है? ब्लड वेनेरेट ने आश्चर्य से पूछा। ये लगभग
स्टार कैचिंग गोल्ड घोस्ट ने बोलना शुरू किया, लेकिन उनके सामने घुटने टेकते हुए कई सोल हॉल प्रोटेक्टर्स को देखकर उसने अपने शब्दों को वापस लेने का फैसला किया। चलो पहले अंदर चलते हैं, उसने कहा, अपनी आस्तीन को झटकने से पहले कुछ पल रुका और हॉल की ओर बढ़ गया। ये देखकर ब्लड वेनेरेट जल्दी से उसके पीछे चला गया। थोड़ी देर में दोनों विशाल दरवाजों से अंदर घुस गए, कई धुंधले भयानक गलियारों को पार करते हुए, जब तक वे हॉल के अंदर एक सुनसान कमरे में नहीं पहुंच गए। कमरे में अंधेरे में टिमटिमाती भूतिया हरी लपटें चमक रही थीं। अंदर जाने के बाद ब्लड वेनेरेट ने जल्दी से कई हाथ सील किए और कमरे को जल्द ही एक अजीबोगरीब ऊर्जा द्वारा सील कर दिया गया, जिससे ये पूरी तरह से अलग हो गया। एहतियाती उपाय पूरे करने के बाद ब्लड वेनेरेट ने एक हल्की मुस्कान के साथ स्टार कैचिंग गोल्ड घोस्ट की ओर रुख किया। हे स्टार कैचिंग गोल्ड घोस्ट, अब जब हम सुरक्षित हैं तो क्या आप अपने मिशन का विवरण साझा करने के लिए तैयार हैं? इस मिशन में गिरे हुए प्राचीन शाही कबीले, जियाओ कबीले शामिल हैं, स्टार कैचिंग गोल्ड घोस्ट ने आह भरते हुए जवाब दिया। ओह, जियाओ कबीले, वह गिरे हुए प्राचीन शाही परिवार। हॉल मास्टर द्वारा आपको व्यक्तिगत रूप से नियुक्त करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण मामला होना चाहिए, ब्लड वेनेरेट ने आश्चर्य से कहा। यह हॉल मास्टर का निर्देश नहीं था, मुझे लॉर्ड नाइन वेनेरेट ने उत्तर पश्चिमी महाद्वीप में भेजा है, स्टार कैचिंग गोल्ड घोस्ट ने समझाया। तो ये लॉर्ड नाइन वेनेरेट का आदेश है? ब्लड वेनेरेट ने थोड़ा सिर हिलाया। बिल्कुल, मूल रूप से उत्तर पश्चिमी महाद्वीप में संचालन का काम जिन लोगों को सौंपा गया था, उन्होंने लंबे समय से कोई अपडेट नहीं भेजा है। इस बार हॉल ने मुझे व्यक्तिगत रूप से जांच करने के लिए भेजने का फैसला किया। कहा जाता है कि जियाओ कबीले का पतन अनगिनत वर्षों से हो रहा है। आजकल उन्हें गरीब उत्तर पश्चिमी महाद्वीप के एक छोटे से शहर में सिमटने के लिए मजबूर किया गया है, जहां आप उनके बीच एक भी डू राजा नहीं पा सकते। भाई झाइक्सिंग, आप इस तरह के काम के बारे में क्यों चिंता करेंगे? झाई त्यानजुन ने झाइक्सिंग लाओगुई की चिंताओं को सुनने के बाद पूछा। ये सुनकर झाइक्सिंग लाओगुई की चमकती आंखों में बेबसी का भाव दिखाई दिया। वह कड़वाहट से मुस्कुराया और कहा, हाँ भाई जू, मैं वास्तव में जियाओ कबीले की ताकत की परवाह नहीं करता। हालांकि कुंजी यह है कि अन्य महान शाही कुलों का ध्यान आकर्षित किए बिना जियाओ कबीले से कैसे निपटा जाए। अब मैं समझ गया। अगर हॉल के वे जूनियर प्रोटेक्टर इसे संभालते हैं तो ये ज़्यादा ध्यान आकर्षित नहीं करेगा, लेकिन अगर आप व्यक्तिगत रूप से जाते हैं तो आपकी साधना का स्तर आपको बहुत स्पष्ट कर देगा। जू त्यानजुन ने सहमति में सिर हिलाया। बिल्कुल, ये काम खतरे से भरा है। एक भी गलती मुझे ऐसी स्थिति में डाल सकती है जहां से वापस लौटना संभव नहीं है। अगर मामला उजागर हो जाता है, भले ही दूसरे कबीले कोई कार्रवाई न करें, हॉल खुद ही। कोई बात नहीं, मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा। झाइक्सिंग लाओगुई की अभिव्यक्ति कड़वी हो गई जब उसने आगे कहा, मैंने सुना है कि उत्तर पश्चिम महाद्वीप के हेजियाओयू में एक शाखा हॉल है और इसका प्रशासक आपके अधीनस्थों में से एक है। इसलिए मैं आपके पास आया हूं, उत्तर पश्चिम महाद्वीप की स्थिति के बारे में अधिक जानने की उम्मीद में। आप पूछना चाहते हैं कि क्या उत्तर पश्चिम महाद्वीप में अन्य शाही कबीलों के कोई सदस्य मौजूद हैं, है न? हाँ, बस इतना ही नहीं, मैं ये भी चाहूँगा कि आप उत्तर पश्चिम महाद्वीप में बलों के वितरण के बारे में विस्तार से बताएं। या आप यामिंग को बुलाकर मुझे पूरी तरह से समझा सकते हैं। झाइक्सिंग लाओगुई ने बोलते हुए अपना रुख नीचे किया, स्पष्ट रूप से घुटन महसूस कर रहा था। शुरू में उत्तर पश्चिमी महाद्वीप की अपनी समझ के आधार पर जू त्यानजुन इस कार्य के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार था। हालांकि जू त्यानजुन को 4 त्यानजुन में से एक जूहे का समर्थन प्राप्त था। परेशानी पैदा नहीं करना चाहते थे, इसलिए जूहे ने हस्तक्षेप किया। 9वें त्यानजुन मोयू, जो सोल हॉल के 9 त्यानजुन में सबसे निचले स्थान पर थे, जूहे के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सके। नतीजतन ये कार्य मोयू द्वारा व्यवस्थित किसी व्यक्ति के पास आ गया। हाँ, तो आप उत्तर पश्चिमी महाद्वीप के बारे में जानना चाहते हैं? यह आसान है, चलो बैठो और बात करो। जू त्यानजुन ने झाइक्सिंग लाओगुई के अनुरोध को सुनने के बाद एक शांत भाव के साथ कहा। वह धीरे धीरे कमरे में एक पत्थर की सीट पर चला गया और बैठ गया। ये देखकर झाइक्सिंग लाओगुई ने जल्दी से अपने बगल में पत्थर की सीट ले ली। उत्तर पश्चिमी महाद्वीप में सबसे प्रसिद्ध जगह बेशक हेजियाओयू है। इसके भीतर सबसे शक्तिशाली गुर्जियानान अकादमी है, जिसके बारे में आपको पहले से ही पता होना चाहिए। फिर प्रमुख साम्राज्य हैं, जैसे चुयुन साम्राज्य, लुयान साम्राज्य, मुलान साम्राज्य, तियानशे साम्राज्य और जियामा साम्राज्य। इन साम्राज्यों के भीतर सबसे शक्तिशाली गुट हैं। इस बातचीत में जू त्यानजुन ने सावधानीपूर्वक बात की। झाइक्सिंग लाओगुई के लिए उत्तर पश्चिमी महाद्वीप के बारे में जो कुछ भी वह जानता था, उसका विवरण दिया। उसने उन चीज़ों के बारे में भी जानकारी गढ़ी जो वह नहीं जानता था, और बहुत सी जानकारी हवा से गढ़ी। बस इतना ही मैं जानता हूँ, बाकी के लिए आपको स्थिति की मांग के अनुसार खुद को ढालना होगा।
पूरे दिन और रात बात करने के बाद जू तियानजुन, जिसका मुंह लगभग सूख चुका था, के पास साझा करने के लिए सामग्री समाप्त हो गई और उसने रुकने का फैसला किया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जू तियानजुन मेरी इतनी अच्छी तरह से मदद करेगा। धन्यवाद भाई जू। जू तियानजुन के रुकने के बाद झाइक्सिंग लाओगुई, जिसने पूरे दिन और रात ध्यान से सुना था, ने अपना हार्दिक आभार व्यक्त किया। जू तियानजुन के विस्तृत विवरण के कारण झाइक्सिंग लाओगुई के अपने कार्य को पूरा करने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ गई थीं। हाँ, इतना विनम्र होने की ज़रूरत नहीं है भाई झाइक्सिंग। जू तियानजुन दिल खोलकर हंसा। फिर वह धीरे से पत्थर की सीट से उठा, अपना हाथ हिलाया और कहा, हम सभी हॉल के लिए काम कर रहे हैं। यदि आप इस मिशन में विफल होते हैं तो उच्च अधिकारी मुझे दोषी ठहरा सकते हैं। दूसरी ओर, यदि आप सफल होते हैं तो आपको निश्चित रूप से बहुत बड़ा पुरस्कार मिलेगा। कौन जानता है, मुझे भी आपकी सफलता से लाभ हो सकता है। जू तियानजुन के स्पष्ट और ईमानदार शब्दों को सुनकर झाइक्सिंग लाओगुई की उसके बारे में राय और भी बढ़ गई। अगले ही पल झाइक्सिंग लाओगुई भी अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। उसने जू तियानजुन की ओर हाथ बढ़ाए और उत्साहपूर्वक उसकी प्रशंसा की। भाई जू, अगर हॉल में मौजूद हर व्यक्ति में आपकी तरह की धार्मिकता की भावना होती तो हम कभी असफल कैसे हो सकते थे। अगर मैं इस मिशन में सफल होता हूं तो मैं निश्चित रूप से यह सुनिश्चित करूंगा कि आपको भी इसका श्रेय मिले। हाँ, भाई झाइक्सिंग, ये तो बहुत छोटी सी बात है। मेरे हॉल में एक रक्षक है जो उत्तर पश्चिम महाद्वीप से बहुत परिचित है। मैं उसे आपका मार्गदर्शक बना सकता हूँ। जू तियानजुन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, उसका स्वर शांत था। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जू। ये सुनकर कि जू तियानजुन उसकी सहायता के लिए किसी को नियुक्त करने के लिए भी तैयार था, झाइक्सिंग लाओगुई का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने फिर से अपने हाथों को कप में भर लिया, जू तियानजुन के प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया। वह रक्षक वर्तमान में पास में ही एक मिशन पर है। समय की कमी है, इसलिए चलो अब वहां चलते हैं। जैसे ही जू तियानजुन ने बोलना समाप्त किया, उसने अपना हाथ हिलाया। तुरंत उसके सामने एक काली सी स्थानिक दरार दिखाई दी। चलो चलते हैं। जू तियानजुन की आवाज़ शांत रही क्योंकि वह स्थानिक दरार में कदम रख रहा था। ये देखकर झाइक्सिंग लाओगुई ने संकोच नहीं किया और जल्दी से उसके पीछे दरार में चला गया। 3 घंटे बाद विशाल ब्लैक हॉल से कई 100 मील दूर एक घाटी के ऊपर अचानक एक स्थानिक दरार दिखाई दी। जू तियानजुन और झाइक्सिंग लाओगुई एक साथ दरार से बाहर निकले। ये जगह है, मैं जिस व्यक्ति की तलाश कर रहा हूँ वह कहीं नज़दीक ही है, जू तियानजुन ने नीचे घाटी की ओर इशारा करते हुए कहा। ये सुनकर झाइक्सिंग लाओगुई ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी निगाह नीचे घाटी में किसी भी संकेत के लिए स्कैन कर रही थी। लेकिन जैसे ही वह खोज पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, जू तियानजुन ने अचानक अपना हाथ उठाया। एक भयानक रक्त लाल हथेली का निशान सीधे झाइक्सिंग लाओगुई की पीठ की ओर जा गिरा। झाइक्सिंग लाओगुई ने अपने पीछे ऊर्जा के उतार चढ़ाव को महसूस ही नहीं किया था कि एक बहुत बड़ी ताकत ने उसकी पीठ पर वार किया। जू तियानजुन के हमले के प्रभाव से झाइक्सिंग लाओगुई का शरीर सैकड़ों मीटर दूर जा गिरा। उसके आंतरिक अंग हिंसक रूप से हिल गए और उसने मुंह में खून भर लिया। ये स्पष्ट था कि जू तियानजुन ने अपने हमले को रोक लिया था। अन्यथा उसकी साधना को देखते हुए, जो झाइक्सिंग लाओगुई से एक पूर्ण सितारा स्तर अधिक थी, बाद वाले का शरीर पूरी तरह से चूर्ण चूर्ण हो गया होता। गंभीर रूप से घायल झाइक्सिंग लाओगुई ने अचानक अपना सिर घुमाया। उसकी आंखें अविश्वास से भर गईं क्योंकि वह जू तियानजुन को घूर रहा था। तुम बदमाश, तुमने मुझ पर इस तरह की निर्दयी चाल से हमला करने की हिम्मत कैसे की। पूरी घाटी में रोष और दुख की गर्जना गूंज उठी। अपने उग्र प्रकोप के बाद झाइक्सिंग लाओगुई ने धीरे धीरे आगे बढ़ते जू तियानजुन को देखा। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की झलक दिख रही थी। अगले ही पल उसके हाथ में एक जेड स्लिप दिखाई दी। झाइक्सिंग लाओगुई इस बात से पूरी तरह हैरान था कि जू तियानजुन ने अचानक उस पर इतना भयानक हमला क्यों किया। हालांकि उसे एक बात का पूरा एहसास था, अगर आज कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया तो वह जू तियानजुन के हाथों दुखद अंत को प्राप्त होगा। इस समय क्रोध और भ्रम से भरे हुए झाइक्सिंग लाओगुई का पहला विचार जियू तियानजुन द्वारा उसके लिए छोड़ी गई स्थानिक जेड पर्ची को कुचलना था। जब तक जियू तियानजुन आ जाता तब तक उसकी जान बच सकती थी। जू तियानजुन, तुम दुष्ट बदमाश हो। बस रुको, इस बार भगवान जू हे भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। झाइक्सिंग लाओगुई ने जू तियानजुन पर जहरीली थूकी। जेड पर्ची को कुचलने की तैयारी कर रहा था। लेकिन जैसे ही यह विचार उसके दिमाग में आया, उसे अचानक एहसास हुआ कि उसने अपने हाथ पर नियंत्रण खो दिया है। उसी समय उसके पूरे शरीर में और भी अधिक भयानक दर्द दौड़ गया। उसके गले से एक तीखी चीख निकली और उसकी नज़रें उसकी बांह की ओर गईं। उसे ये देखकर बहुत डर लगा कि उसका हाथ पूरी तरह से कट गया है और साथ ही एक रहस्यमयी शक्ति ने स्थानिक जेड स्लिप भी ले ली है। जिस जगह पर उसका हाथ था वहां से एक बहुत बड़ा चांदी का बिजली का बोल्ट शून्य से निकला, जो एक सफ़ेद वस्त्र पहने हुए आदमी की आकृति में बदल गया। सफ़ेद वस्त्र पहने हुए आदमी ने अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया।
कटे हुए हाथ ने अपनी हथेली खोली और स्थानिक जेड स्लिप उसकी मुट्ठी में आ गई। तुम कौन हो? तुम जू तियानजुन के साथ मिलकर मुझ पर घात लगाने के लिए क्यों काम कर रहे हो? सफ़ेद वस्त्र पहने हुए आदमी की आभा संयमित थी, लेकिन जिस क्षण झाइक्सिंग लाओगुई ने उसे देखा, उसके दिल में भय की एक जबरदस्त भावना उमड़ पड़ी, यहाँ तक कि उसके घावों के दर्द से भी ज्यादा। चांदी की बिजली से बना यह सफ़ेद वस्त्र पहने हुए आदमी कोई और नहीं बल्कि गुहे था, जो तियानबेई शहर से इस स्थान पर भागा था। 8 मोड़ 9 सितारा डूजून के शिखर पर अपनी वर्तमान साधना और शून्य थंडर गॉड फ्लैश तकनीक की अपनी महारत के साथ, जिसने उसे इच्छानुसार शून्य को पार करने की अनुमति दी, गुहे ने उत्तरी क्षेत्र के लगभग 1/4 क्षेत्र को केवल 1 दिन और 1 रात में पार कर लिया था और सोल हॉल शाखा के पास पहुंच गया। गुहे की यात्रा के दौरान जू तियानजुन नियमित रूप से उसके साथ संवाद कर रहा था, स्थिति की रिपोर्ट कर रहा था और जानबूझकर झाइक्सिंग लाओगुई को रोक रहा था। जब गुहे पहुंचने वाला था तो जू तियानजुन ने झाइक्सिंग लाओगुई को शाखा हॉल से दूर करने का बहाना ढूंढ लिया। अब स्थानिक जेड पर्ची को पकड़े हुए गुहे ने झाइक्सिंग लाओगुई की गुस्से भरी दहाड़ को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया और तुरंत अपनी आत्मा शक्ति को मुक्त कर दिया। ये झाइक्सिंग लाओगुई की आत्मा में उमड़ पड़ा क्योंकि उसने एक प्राचीन कठपुतली नियंत्रण तकनीक का प्रदर्शन किया था। तुम क्या कर रहे हो? मैं जियू तियानजुन के आदेश के तहत एक महत्वपूर्ण मिशन को अंजाम दे रहा हूं। अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम जांच से बच नहीं पाओगे। गुहे की आत्मा शक्ति उसके दिमाग पर हावी हो गई। झाइक्सिंग लाओगुई का चेहरा राख हो गया और वह बेतहाशा संघर्ष करने लगा। हालांकि अपनी गंभीर रूप से घायल अवस्था में झाइक्सिंग लाओगुई की आत्मा शक्ति अकेले गुहे के अथक हमले का मुकाबला नहीं कर सकती थी। आ आ आ गुहे की अभिव्यक्ति ठंडी और भावशून्य बनी रही, जिससे घाटी में दिल दहला देने वाली चीखें गूंज उठीं। चाहे झाइक्सिंग लाओगुई ने कितनी भी धमकी दी, याचना की या दया की याचना की, गुहे ने हिम्मत नहीं हारी। लगभग 7 या 8 मिनट के बाद झाइक्सिंग लाओगुई की चीखें आखिरकार फीकी पड़ गईं। वह हवा में बेसुध खड़ा रहा, उसकी निगाहें खाली थीं। उसकी आत्मा की गहराई में एक पारदर्शी क्रिस्टलीय संरचना बन गई थी। इस क्रिस्टल से पतले पारदर्शी धागे उसकी आत्मा में फैल गए। जब धागे उसकी आत्मा के हर कोने को पूरी तरह से ढक चुके थे तो झाइक्सिंग लाओगुई की आंखों में धीरे धीरे स्पष्टता आ गई। अधीनस्थ गुरु का अभिवादन। झाइक्सिंग लाओगुई की निगाहें अब खाली नहीं थीं। जैसे ही उसकी आंखों में रोशनी लौटी, उसने तुरंत गुहे को सम्मान के साथ प्रणाम किया। मम्मा। गुहे ने थोड़ा सिर हिलाया, उसकी निगाह झाइक्सिंग लाओगुई की कटी हुई भुजा पर चली गई। अपने हाथ की एक लहर के साथ गिरता हुआ अंग उसे वापस खींच लिया। वह तेजी से उसे उस जगह ले गया जहां झाइक्सिंग लाओगुई खड़ा था। झाइक्सिंग लाओगुई की चोटें न तो बहुत गंभीर थीं और न ही बहुत हल्की। हालांकि अगर उनका तुरंत इलाज नहीं किया गया तो न केवल उसकी ताकत कम हो सकती थी, बल्कि ये दूसरों के बीच संदेह भी पैदा कर सकता था। ये समझते हुए गुहे ने उसे मौके पर ही ठीक करने का फैसला किया। झाइक्सिंग लाओगुई के कटे हुए हाथ को जल्दी से फिर से जोड़ने के बाद गुहे ने धीरे धीरे उस स्थानिक जेड स्लिप को वापस निकाला जो उसने पहले ली थी। उसने इसकी सावधानीपूर्वक जांच की। झाइक्सिंग लाओगुई में कठपुतली के बीज को प्रत्यारोपित करते समय गुहे ने पहले ही अपनी यादों से यह जान लिया था कि इस जेड स्लिप का इस्तेमाल केवल एक बार ही किया जा सकता है। जिस व्यक्ति को यह सहायता के लिए बुला सकता था वह कोई और नहीं बल्कि सोल हॉल का 9वां तियानजुन था, मुयू। इस जानकारी से लैस गुहे ने तुरंत जेड स्लिप को कुचल नहीं दिया। उसे यकीन नहीं था कि मुयू अकेले आएगा या अन्य तियानजुन के साथ। अगर यह सिर्फ एक व्यक्ति होता तो यह प्रबंधनीय होता, लेकिन अगर कई तियानजुन एक साथ आते तो यह अप्रत्याशित जटिलताओं को जन्म दे सकता था। सोल हॉल अपनी योजनाओं को अंजाम देना चाहता है। ओह ठीक है, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि आप लगातार देरी करें और एक एक कदम करके कमज़ोर हों, गुहे ने खुद से कहा। वर्तमान में सोल हॉल द्वारा भेजे गए लोग या तो गायब थे या कोई प्रगति नहीं कर रहे थे। अगले ही पल गुहे ने झाइक्सिंग लाओगुई की ओर रुख किया और कहा, झाइक्सिंग लाओगुई, अब से आप उत्तर पश्चिम महाद्वीप की ओर बढ़ेंगे। यदि आप सोल हॉल के अन्य सदस्यों या किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसके प्रमुख शाही कुलों से होने का संदेह है तो मुझे तुरंत रिपोर्ट करें। इसके अलावा जियामा साम्राज्य में प्रवेश न करें। समझ गए मास्टर। झाइक्सिंग लाओगुई ने सम्मानपूर्वक आज्ञा का पालन किया। उसकी आवाज़ स्थिर थी। फिर एक प्रकाश की किरण में तब्दील होकर वह घाटी के ऊपर आसमान से तेजी से गायब हो गया। झाइक्सिंग लाओगुई के चले जाने के बाद गुहे ने जू तियानजुन की ओर रुख किया और कहा, जू तियानजुन, मेरे पास तुम्हारे लिए एक नया काम है। इस बार चाहे तुम कोई भी तरीका अपनाओ, तुम्हें सोल हॉल के चौथे तियानजुन जूहे को मध्य महाद्वीप के उत्तरी क्षेत्र में लाना होगा। एक बार जूहे के आने पर मुझे तुरंत सूचित करना। समझ गया मास्टर। जू तियानजुन ने गहराई से झुककर सम्मानपूर्वक उत्तर दिया और जल्दी से प्रस्थान कर गया। सोल कबीले ने अभी तक जियाओ कबीले के प्राचीन जेड को जब्त करने की अपनी महत्वाकांक्षा को नहीं छोड़ा था।
हालांकि गूहे उन्हें अभी सफल नहीं होने दे सकता था। जियाओ कबीला वर्तमान में जियामा साम्राज्य के भीतर रह रहा था और अगर उनके साथ कुछ हुआ तो यह शाही कुलों से शक्तिशाली विशेषज्ञों को साम्राज्य में ला सकता था। इससे यूनान संप्रदाय के बारे में संदेह पैदा हो सकता है, जिससे चीजें और भी जटिल हो सकती हैं। गूहे की वर्तमान साधना और विभिन्न क्षमताओं के साथ अर्धसंत स्तर के विशेषज्ञों से निपटना अपेक्षाकृत आसान था। हालांकि सच्चे डूशेंग विशेषज्ञों के खिलाफ वह कम आश्वस्त था। आखिरकार डूजून और डूशेंग के शिखर के बीच का अंतर एक खाई के समान था। सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करने के बाद गूहे की आकृति टिमटिमा उठी और बिजली के एक चांदी के बोल्ट में बदल गई। वह एक बार फिर शून्य में डूब गया, अपनी वापसी की यात्रा शुरू की। तियानबेई शहर के पास के क्षेत्र में फिर से प्रवेश करने से पहले उसे यात्रा में एक और पूरा दिन और रात लग गई।